नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969608606089453864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों, आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन नजदीक आ रहा है, कुछ महीने शेष है। तैयारी को अब कमर कस के करने का समय आ गया है और रिवीजन लगातार करते रहना है। रिवीजन के उद्देश्य से मॉक टेस्ट सबसे अच्छा तरीका होते हैं, इसमें आप अपनी कमियों को भी परख सकते हैं। तो मॉक टेस्ट की श्रृंखलाएं इसीलिए दी जा रही हैं, आपके फायदे के लिए है। इसका भरपूर लाभ उठाइए और दूसरों को भी इसे शेयर करिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। तो शुरू करते हैं बिना देर किए। 100 MCQs है, ये सेक्शनल मॉक टेस्ट है। हिस्ट्री के सारे प्रश्न हम इसमें कवर करने वाले हैं। पिछले वाले हिस्ट्री के मॉक में हमने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से स्टार्ट किया था। यहाँ पर हम मेडिवल टाइम पीरियड से शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहाँ देखें आप, कहा जा रहा है, बाइलिंगुअल है, आप अपनी भाषा का सुविधानुसार चयन कर सकते हैं। पूछा गया है कि मालवा सल्तनत जो थी उसका गवर्नर इसमें से कौन सा व्यक्ति था, किसने मालवा सल्तनत के गवर्नर के रूप में काम किया था। तो मलिक सरवर, जफर खान, दिलावर खान गोरी और अलाउद्दीन हसन, ये 4 नाम दिए हुए हैं। आपको इसमें से उत्तर देना है। अपने उत्तर आप कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं या आप चाहें तो स्कोर ही बता सकते हैं। और करेक्ट आंसर इसमें से कौन सा होना चाहिए? सी वाला होना चाहिए। दिलावर खान गोरी ये कौन है? मालवा सल्तनत का गवर्नर है। बाकी जो है उनका भी पता होना चाहिए। मलिक सरवर को अगर आप देखें तो ये इंडिपेंडेंट रूलर था जौनपुर सल्तनत का। जफर खान जो है ये गुजरात सल्तनत से रिलेटेड है और अलाउद्दीन हसन ये फाउंडर ऑफ बहमनी सल्तनत था, है ना। तो इसमें से हमने सी को चुना। दूसरा प्रश्न, कहा गया कि इनमें से कौन सा ट्रेवलर ऐसा है जो कि विटनेस बना बैटल ऑफ धर्मत का। और ये बैटल ऑफ धर्मत 1658 में लड़ा गया था औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में। शाहजहां के बेटों में आपस में उत्तराधिकार के लिए घमासान छिड़ जाता है। औरंगजेब इन सभी पर भारी पड़ता है, लेकिन ये धर्मत वाला बैटल जो है इसका आई विटनेस कौन बना था। नीचे नाम दिया है कुछ ट्रेवलर्स के, जैसे इब्न सिना है, फ्रांसिस बर्नियर है, अल बरूनी है और इब्न बतूता है। इन सभी का अगर आपको टाइम पता है तो आप आराम से इसमें से पकड़ सकते हैं। फिलहाल इसका जो राइट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा। फ्रांसिस बर्नियर ये फ्रांसीसी यात्री था और ये शाहजहां का जो शासनकाल का अंतिम दौर था, जिस समय शाहजहां बूढ़ा हो चुका था और उसके पुत्र महत्वाकांक्षी हो गए थे, उस समय ये भारत आता है और ये आई विटनेस था, मतलब एक प्रत्यक्षदर्शी था जो कि आंखों देखा इस धर्मत के युद्ध को महसूस किया था। ठीक, और धर्मत का युद्ध ये 1658 में, डेट भी पूछी जा सकती है, किसके बीच में होता है, तो दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में। तो इसमें से हमने बी वाले विकल्प को चुना। अच्छा, तीसरा प्रश्न, यहाँ पूछा गया कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है बताइए। तो कुछ किताबों के नाम, मतलब कुछ रचनाओं के नाम दिए हैं और उनके जो रचयिता हैं, मतलब उनसे रिलेटेड जो ऑथर्स हैं, उनके नाम दिए हैं। आपको ये बताना है कि इसमें सही मिलान कौन सा है। ये जो मैच किया हुआ है ना, सबके सब गलत हैं, कोई एक सही है। तो कबीर परिचय ये लिखा हुआ है अनंत दास जी के द्वारा। भक्तमाल की रचना महीपति ने की है। विज्ञान गीता को रचने वाले नाभा दास थे और भक्त विजय की रचना करने वाले कवि केशव थे। आप ये बताइए कि सही कौन सा है। प्रश्न आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से प्रश्न को पढ़ना आवश्यक होता है, नहीं तो आप गलत पढ़ लेंगे तो फिर आता हुआ प्रश्न भी गलत हो जाता है। इसमें से आप ए वाले विकल्प को चुन लीजिएगा। कबीर परिचय का जो दिया है वो ठीक दिया है, अनंत दास के द्वारा इसको रचा गया है। बाकी नाभा दास के द्वारा भक्तमाल को रचा गया है, नाभा दास से इसको मिला लीजिएगा। विज्ञान गीता के रचयिता है केशव दास और भक्त विजय के महीपति। प्रश्न संख्या 4, करेक्ट ऑप्शन आपको बाहर करना है चुनकर। 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो शाहजहां का जो समय था, शाहजहां का जो शासनकाल था, उस समय पुर्तगीज भारत आते हैं, पुर्तगाली लोग भारत आते हैं और वो अपने साथ तंबाकू लेकर आते हैं। तंबाकू उन्हीं की देन है। और सबसे ज़्यादा चांदी के सिक्कों की जो ढलाई है, मतलब सिल्वर कॉइन जो है उनको ढाला जाता है, उनको मिंट करने का काम होता है। तो ये सब जो काम है ये औरंगजेब के समय में होता है, मतलब औरंगजेब के ज़माने में सबसे ज़्यादा चांदी के सिक्के ढाले जाते हैं। और हश्त बहिश्त नाम का जो ग्रंथ है ये फारसी भाषा में रचा गया है। इसकी जो लैंग्वेज है वो क्या है, पर्सियन है। आप ये बताएं सही कौन सा है। पूरा प्रश्न देख लीजिए, विकल्प पूरे दिखाई दे रहे हैं। और 4th क्वेश्चन, करेक्ट आंसर इसका होना चाहिए सी वाला। यहाँ सी वाले विकल्प को हम चुनेंगे तो सिर्फ दूसरा और तीसरा सही होता है, लेकिन इसका जो पहला वाला ऑप्शन है वो गलत है। तंबाकू जो है ये 1604-1605 का समय है और ये जो समय है, मतलब भारत में आने का, तंबाकू भारत में कब प्रचलित होती है, 1605 के आसपास। और ये टाइम किसका है, अकबर का है। अकबर के समय में पुर्तगाली लोग इसको लेकर भारत आते हैं। इसके बाद सी वाले विकल्प को हमने इसमें चुन लिया। 5वें को देखते हैं। इसमें भी सही की तलाश आपको करनी है। तो मलिकुश शोरा, इसका मतलब होता है कवियों का राजा, कविराज। तो ये जो टाइटल है ये फैजी को दी गई थी। फैजी नाम के जो कवि हैं उनको ये टाइटल दी गई थी। भास्कराचार्य के द्वारा लिखित किताब है लीलावती और इसका पर्सियन ट्रांसलेशन करने वाले फैजी ही थे।
अकबर ने फैजी को राजकवि का पद दिया था और अनुवाद विभाग यानी ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट और आगरा की जो लाइब्रेरी थी उसका इन्हें चेयरमैन भी बनाया था, मतलब इसके ये अध्यक्ष भी थे। तो इतना सारा यहाँ पे जो दिया हुआ है स्टेटमेंट, ये फैजी के विषय में है, आपको सही की तलाश करनी है। फिफ्थ क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, राइट आंसर इसका क्या होना चाहिए? ए वाला, पहला दूसरा तीसरा तीनों ही सही है, इसमें कहीं भी कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। तो तीनों सूचनाएं आपके काम की है, हो सकता है ये अलग अलग पूछी जाए, तो आपको इसमें से पता होना चाहिए। प्रश्न संख्या 6, बहमनी साम्राज्य के बारे में यहाँ पर कुछ राज्यों के नाम दिए हैं, जैसे आप उन्हें कालानुक्रम में अरेंज करके देखेंगे कि कौन सा कोड इसमें से सही है। तो बीजापुर का आदिल शाही राज्य, आदिल शाही स्टेट जो बीजापुर की थी, इमाद शाही स्टेट बरार की, कुतुब शाही स्टेट गोलकुंडा की और बरीद शाही स्टेट बीदर की। अब इनका क्रम आपको व्यवस्थित करना है, कौन सी पहले स्थापित होती है, कौन सी बाद में। इसमें ए वाला क्रम चुन लीजिएगा और ए वाले के हिसाब से ही इसको अरेंज कर लेंगे। मतलब ये है कि 1489 का जो समय है, 1489 का, ठीक है, ये जो समय है ये आदिल शाही का है, बीजापुर का आदिल शाही राजवंश जो था। और बरार की जो इमाद शाही है वो 1490 की है, 1490 के आसपास का समय था। और इसके बाद गोलकुंडा की कुतुब शाही ये 1518 की है, ये काफ़ी बाद की है इन सब की तुलना में। और बरीद शाही जो है वो और बाद की है, ये 1526 की है। तो इस आधार पे देखें तो ये पहले से ही सिस्टमेटिक तरीके से रखा हुआ है, हम ए वाले को चुन लेंगे। इसके बाद 7वें नंबर के प्रश्न को देखिए, यहाँ कहा जा रहा है, फिर से एक बार क्रोनोलॉजी ही अरेंज करने के लिए कहा जा रहा है कि शिवाजी के शासनकाल से जुड़ी हुई यहाँ पर कुछ घटनाएं दी हुई हैं, जैसे कि कैप्चर ऑफ पुरंदर फोर्ट है, फर्स्ट लूट ऑफ सूरत है, ट्रीटी ऑफ पुरंदर है और कैप्चर ऑन जवाली है। अब आप ये बताइए कि इनका जो सही क्रम है वो कौन सा होगा, पहले कौन सी घटना होती है? शिवाजी महाराज से जुड़ी हुई घटनाएं हैं। और 7वें क्वेश्चन को अगर आप देखें तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। उसी हिसाब से इसको व्यवस्थित कर लेते हैं, देखें आप, ठीक। तो इसमें पुरंदर के किले पर जो कब्जा किया जाता है वो समय था 1648 का, 1648 का टाइम था। सूरत की जो पहली लूट होती है वो होती है 1664 में, ये समय था। पुरंदर की संधि होती है 1665 में, ठीक। और 1655 का जो समय है उस समय जवाली पर कब्जा कर लिया जाता है, तो उस आधार पर हमने व्यवस्थित कर लिया है। प्रश्न संख्या 8, कहा जा रहा है कि शकरखेड़ा का जो युद्ध था, शकरखेड़ा भी कहा जाता है, ये लड़ा जाता है 11 अक्टूबर 1724 को। 11 अक्टूबर 1724 को ये युद्ध जो है ये संपन्न होता है। बरार में निजामुल मुल्क और किस क्षेत्र के सूबेदार मुबारिज खां के बीच में ये लड़ा जाता है? मतलब ये चिनकिलिज खां निजामुल मुल्क तो इसकी टाइटल थी, चिनकिलिज खां इनका नाम था। तो चिनकिलिज खां और मुबारिज खान के बीच में लड़ा जाता है, लेकिन मुबारिज खान कहाँ का सूबेदार था वो जगह आपको बतानी। कभी कभी इसमें से पक्षों का नाम भी पूछ लिया जाता है। तो 8वां क्वेश्चन आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका ए वाला हो जाएगा। ये दक्कन का सूबेदार था, ठीक है, दक्कन का सूबेदार था मुबारिज खां और उससे ये चिनकिलिज खां के द्वारा ये युद्ध लड़ा गया था। यहाँ समय भी पूछा जा सकता है, तो उसको भी ध्यान दीजिएगा। ए वाले ऑप्शन को हमने चुन लिया है। इसके बाद 9वें प्रश्न में आपसे गलत विकल्प चुनने के लिए कहा जा रहा है। तो अकबर का प्रमुख दीवान है जिसका नाम है असद खान, अकबर का जो चीफ दीवान था उसका नाम था असद खां। और इजरा नाम का जो शब्द है, इजरा वर्ड जो है, इसका एसोसिएशन अगर हम देखें तो ये एग्रीकल्चरल सिस्टम जो 18th सेंचुरी का था उससे बिलोंग करता है। मतलब ये कृषि प्रणाली से जुड़ा हुआ शब्द है जो कि 18वीं शताब्दी में इस्तेमाल होता था। और बलबन ने गढ़मुक्तेश्वर जो जगह है वहाँ की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में खुद को खलीफा का सहायक बताया है, खलीफा का असिस्टेंट घोषित किया है, ये बलबन ने खुद को कहा है। और मोहम्मद बिन तुगलक ने सेपरेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश किया था, ऐसा भी कहा गया है। तो अब आप ये बताइए कि इसमें गलती कहाँ पर है। प्रश्न संख्या 9, करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। अकबर के प्रमुख दीवान का नाम असद खान दिया है, ये अकबर का दीवान नहीं था बल्कि औरंगजेब का था। यहाँ पे अकबर की जगह पे शासक का नाम औरंगजेब होना चाहिए था। बाकी जानकारियां बिल्कुल सही हैं। प्रश्न संख्या 10, गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो बाबर की पुस्तक है बाबरनामा और उसमें मेवाड़ राज्य का जिक्र हमें दिखाई देता है। दिल्ली का शिक्षा का केंद्र जो कि मदरसा-ए बेगम कहलाता था, उसको महामनगा ने स्थापित किया था। ये एजुकेशन सेंटर था दिल्ली का और इसका नाम था मदरसा-ए बेगम। इस्टेब्लिशमेंट करने वाले व्यक्ति का नाम दिया है, मतलब महिला का नाम दिया है महामंगा। इसके बाद महामनगा के बाद नीचे देखिए नन्नया और तिक्कन, ये महाभारत के तेलुगु अनुवाद के लिए जाने जाते हैं। महाभारत को इन्होंने तेलुगु में ट्रांसलेट किया था। बलबन का जो टॉम्ब है वो भारत का पहला ऐसा टॉम्ब है, यानी पहला ऐसा मकबरा है जो कि शुद्ध पर्सियन स्टाइल में बना हुआ है, माफ कीजिएगा शुद्ध ईरानियन स्टाइल में बना हुआ है। अब इसमें आप देखें कि गलत कौन सा है, गलती आपको तलाशनी। प्रश्न आप देख रहे हैं, नीचे लंबे लंबे स्टेटमेंट है और इसका जो सही जवाब है वो इसमें डी हो जाएगा। गलत जो विकल्प है वो लास्ट वाला है, इसमें डी वाले विकल्प को हमने चुन लिया। बलबन का मकबरा जो है ये शुद्ध इस्लामिक स्टाइल में बना है, ये प्योर इस्लामिक है, इसमें कोई भी ईरानी या फिर पर्सियन मिक्सचर हमें नहीं दिखाई देता है, तो डी वाले विकल्प को हम चुन लेते हैं। बाकी जानकारियाँ बिल्कुल ठीक है। इसके बाद प्रश्न संख्या 11, तालीकोटी का जो युद्ध है वो 1665 में लड़ा जाता है। तालीकोटी बन्नीहट्टी या रक्षसी तंगड़ी का युद्ध इसको कहा जाता है और विजयनगर एम्पायर से तबाह हो जाता है। लेकिन यहाँ पर यह बताना है आपको कि विजयनगर और कौन सी संयुक्त सेनाओं के बीच में ये लड़ा गया था।
तो बहमनी साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य के साथ अपनी कांटे की टक्कर रखता था। अब बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले कौन कौन से राज्य इस युद्ध में शामिल थे, उनका नाम आपको चुनना है। तो यहाँ 3 ही दिया हुआ है, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा। बताइए। देखिए 11वां प्रश्न, और इसका जो सही जवाब है वो इसमें डी हो जाएगा। ये तीनों ही शामिल थे, तीनों ही जो राज्य हैं जिसमें कि आप देख रहे हैं बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा, वो इसमें शामिल होते हैं। मतलब इस युद्ध में मिलकर विजयनगर के खिलाफ लड़ते हैं। सही विकल्प का आपको चयन करना है। 1739 का समय है। मोहम्मद शाह ने बालू के नाम से प्रख्यात बलराम जाट को नायब बख्शी और राव की उपाधियां दी थी। बालू के नाम से ये फेमस थे, पॉपुलरली नोन एज बालू, और वैसे इनका नाम क्या है, बलराम जाट है। और मोहम्मद शाह के द्वारा 1739 में इन्हें ये काफ़ी अच्छी अच्छी टाइटल जो है वो दी जाती है, जैसे कि नायब बख्शी और राव, ये सम्मानित उपाधियां हुआ करती थी। शिवाजी ने सबसे पहले मुगलों को सलहर की लड़ाई में पराजित किया था। ये बैटल ऑफ सलहर था, जिसमें कि मुगल हार जाते हैं और शिवाजी महाराज जीत जाते हैं। और ये युद्ध लड़ा गया था 1659 में, यानी 1659 में। आप ये बताइए कि दोनों स्टेटमेंट में से सही कौन सा है। प्रश्न आप देख रहे हैं, पूरा प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो इसका जो सही जवाब है वो इसमें सी हो जाएगा। दोनों ही जानकारियां एकदम पक्की हैं, यानी सही है, और अलग अलग पूछी जा सकती है क्योंकि दोनों का आपस में कोई ताल्लुक तो है नहीं। तो इसलिए स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद 13वें प्रश्न को देखिए। यहाँ पर कुछ सिख गुरुओं के नाम दिए हैं और उनके जो कार्य हैं वो दे रखे हैं। जैसे कि गुरु अंगद देव जो है ये फादर ऑफ गुरुमुखी स्क्रिप्ट कहलाते हैं, यानी गुरुमुखी लिपि को इन्होंने ही ईजाद किया था। और कंपाइलेशन ऑफ गुरु ग्रंथ साहब, ये काम जो है ये अर्जुन देव जी का था। गुरु हरकिशन साहब जो है ये इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अकाल तख्त के लिए जाने जाते हैं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ खालसा पंथ ये गुरु गोबिंद सिंह ने किया था। बताइए गलती कहाँ पर है। पूरे प्रश्न को आपने देखा, और इसका जो सी वाला आंसर है वो गलत है। मतलब सी वाला जो विकल्प है वो गलत है। गुरु हरकिशन ने ये काम नहीं किया था। अकाल तख्त को इस्टेब्लिश करने का काम गुरु हरगोविंद सिंह जी का था। यहाँ पे हरगोविंद सिंह होना चाहिए था, और ये अकाल तख्त के लिए जाने जाते हैं। ठीक, तो ये गलत है, बाकी सब सही। प्रश्न संख्या 14, करेक्ट ऑप्शन आपको बाहर करना है चुनकर। 2 ही स्टेटमेंट है। सबसे पहले वतन जागीर, ये जो वतन जागीर है इसको साम्राज्य में मिलाने की कोशिश औरंगजेब ने की थी, और ये कोशिश मारवाड़ के संदर्भ में की जाती है, मारवाड़ के रिस्पेक्ट में की जाती है, उसी के कॉन्टेक्स्ट में की जाती है, और औरंगजेब के द्वारा की जाती है। कभी कभी शासक का नाम पूछ लिया जाता है, तो वो आप देख रहे हैं। दूसरा ये है कि बाबर ने बैरम खां के बेटे अब्दुल रहीम को खान ए खाना की उपाधि दी थी, जो कि बाद में रहीम दास कहे जाते हैं। आप ये बताइए सही कौन सा है। प्रश्न संख्या 14, करेक्ट आंसर इसका ए ही होगा। पहला वाला स्टेटमेंट सही है, दूसरा वाला गलत है। बाबर के द्वारा ये टाइटल नहीं दी जाती है, बल्कि अकबर के द्वारा दी जाती है। यहाँ आप देख रहे हैं, ये जो अब्दुल रहीम पुत्र हैं बैरम खां के, इनको खान ए खाना की उपाधि देने वाला व्यक्ति कौन था, अकबर था। तो यहाँ जो दूसरा वाला कथन गलत है उसे बाहर कर देते हैं, पहले को चुन लेते हैं। सही की तलाश करनी थी तो पहला कथन सही है। इसके बाद 15वें को देखते हैं। यहाँ इनकरेक्ट ऑप्शन आपको चुनकर बाहर करना है। अकबर ने मुगल काल के प्रशासन में नियंत्रण और संतुलन की नीति को शुरू किया था। मतलब कंट्रोल एंड बैलेंस की जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी थी उसको स्टार्ट करने वाला मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में अकबर था। और मुर्शीद कुली खान ने जब्ती सिस्टम को स्टार्ट किया था, और स्टार्ट कहाँ से किया था, तो मालवा से, जगत ही मालवा। शेर शाह सूरी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें राई शब्द जो था, राई का जो रेफरेंस है वो हम लोग डिमांड ऑफ स्टेट के तौर पे लेते हैं, राज्य की मांग से उसे संबंधित करते हैं। और जहांगीर के दरबार में एक पेंटर था जिसका नाम था मंसूर, और वो चिड़ियों का यानी पक्षियों का काफ़ी सुंदर चित्र बनाया करता था। चित्र से वैसे भी जहांगीर को काफ़ी गहरा लगाव था। तो आप ये बताइए कि इसमें गलती कौन सी है। प्रश्न संख्या 15 को आप देख रहे हैं, और करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। मुर्शीद कुली खां वाला जो दिया है ना वो गलत है। जब्ती सिस्टम को उन्होंने दक्कन से स्टार्ट किया था, न कि मालवा से। यहाँ वही सूचना एकमात्र गलत है, बाकी जितनी भी है वो सब की सब सही है। 16वें प्रश्न को देखते हैं। करेक्ट ऑप्शन आपको इसमें से बाहर करना है। तो शाह बुर्ज से जो आदेश जारी किए जाते थे वो सब अकबर के शासनकाल में जारी होते थे, और ये बड़े ही कॉन्फिडेंशियल होते थे, यानी सीक्रेट होते थे, गोपनीय होते थे। और चित्रकार अब्दुल समद जो है इनको अकबर ने मुल्तान का दीवान नियुक्त किया था। ये पेंटर जो है अब्दुल समद, इनको दीवान ऑफ मुल्तान नियुक्त किया गया था अकबर के द्वारा। सल्तनत काल में ज़मीन की पैमाइश के लिए, मतलब जो लैंड मेजरमेंट होता था उसके लिए मसाहत वर्ड को यूज़ किया जाता था। ये सारी सूचनाएं हैं। सही कौन सा है वो आपको देखना है। तो पूरे प्रश्न को देख लीजिए और बताइए। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए, सी वाला। केवल दूसरा तीसरा सही है। ठीक, इसमें जो दूसरा तीसरा स्टेटमेंट है वही एकमात्र सही है, पहला वाला गलत है। ये शाहजहां का जमाना था, मतलब शाहजहां के शासनकाल में होता है कि जितने भी कॉन्फिडेंशियल ऑर्डर हैं या गोपनीय आदेश हैं वो शाह बुर्ज से जारी किए जाते हैं। तो इसमें से पहला वाला कथन गलत है। इसके बाद 17वें प्रश्न को देखते हैं। कहा जा रहा है कि गलत कौन सा है बताइए। 4 स्टेटमेंट है, इसका मतलब कोई ना कोई तो गलत होगा। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अमीरुल मोमिनीन की जो टाइटल है उसको एज्यूम किया था। जलालुद्दीन खिलजी ने दीवान वक्फ नाम का एक डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया था। ये जो दीवान वक्फ है ये डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश करने वाला व्यक्ति कौन था, जलालुद्दीन खिलजी था, ऐसा दिया हुआ है। अंतिम जो दक्कन स्टेट है, दक्कनी साम्राज्य है, जिसे कि इल्तुतमिश के द्वारा मुगल साम्राज्य में शामिल किया गया, वो था गोलकुंडा। और शेर शाह सूरी के कमांडर का नाम, सेनापति का नाम था ब्रह्मजीत गौड़, ऐसा दिया हुआ है। आप बताइए गलती कहाँ पर है। ये 4 स्टेटमेंट है।
करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। ये जो इल्तुतमिश के द्वारा यहाँ पर कहा गया है ना कि अंतिम जो क्षेत्र दक्कन का मिलाया गया वो गोलकुंडा था, तो इसमें से हम सी वाले ऑप्शन को चुनकर बाहर कर देते हैं। वैसे भी यहाँ पहचानना बहुत आसान था। यहाँ बात हो रही है मुगल साम्राज्य की और उसके साथ कहा जा रहा है इल्तुतमिश को, तो ये तो वैसे भी गलत दिखाई देता है, तो आराम से पकड़ा जा सकता था, गलती ढूंढनी थी। ठीक, तो इसमें सही क्या होगा? अंतिम जो दक्कनी साम्राज्य मिलाया गया था ये काम औरंगजेब का था, औरंगजेब के द्वारा ये काम किया गया था। इसके बाद प्रश्न संख्या 18 में पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है बताइए। तो नीम सराय मीनार जो है ये अकबर के शासनकाल के दौरान मालदा में बनकर तैयार होती है। अकबर का ये पूरा टाइम पीरियड था और उस समय इसे मालदा में बनाया जाता है। नवजात शिशु जो थे यानी जो न्यू बॉर्न बेबीज थे उनके लिए गूंग महल को बनवाने वाला अकबर था। फतेहपुर सीकरी में हिरन मीनार ये भी बनवाने का काम अकबर ने किया था। हिरन मीनार को स्टैब्लिश करवाया था किसने? अकबर ने। और जगह कौन सी है? फतेहपुर सीकरी। तो जगह भी पूछी जा सकती है, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब इसमें आप बताइए सही कौन सा है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए? ध्यान से देखिएगा और बताइएगा। देखिए इसका ए वाला हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा सब सही है, इसमें गलती कहीं भी नहीं, इसमें उलझने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये तथ्य आपके काम के, तो ए वाले को चुन लिया। प्रश्न संख्या 19 पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा ग्रंथ है जो कि सूफी प्रथाओं के बारे में वर्णन करता है। जो सूफी प्रैक्टिसेस हैं उनके बारे में हमें किस टेक्स्ट से डिस्क्रिप्शन प्राप्त होता है। तो यहाँ कुछ टेक्स्ट जो है उनके नाम दिए हैं, कुछ ग्रंथों के नाम दिए हैं, जैसे कि सफीनतुल औलिया है, सकीनतुल औलिया है, हसनातुल आरफीन है और रिसाला ए हमनुमा है। ये सारे नाम हैं, ग्रंथों के नाम हैं, तो इन सब के बारे में मालूम होना चाहिए। प्रश्न का उत्तर आपको देना है, बताइए। तो देखिए इसका डी वाला हो जाएगा। यहाँ रिसाला ए हमनुमा जो है ना ये सूफी प्रैक्टिसेस के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देता है, और जो बाकी है उनका क्या काम है देख लीजिए। सफीनतुल औलिया जो है ये अलग अलग जो ट्रेडिशन सूफियों के जीवन से जुड़े हुए हैं उनका ब्यौरा देता है, और सकीनतुल औलिया में जितनी भी कादरी परंपरा के सूफी संत होते थे उनकी जीवनी दी हुई है, मतलब उनकी पूरी बायोग्राफी हमें दिखाई देती है। हसनातुल आरफीन को आप देख रहे हैं, तो हसनातुल आरफीन में ये संतों की जो सूक्ति वाणी है, जैसे सुभाषितानी होता है ना, उस तरीके का इसमें जो प्रवचन है वो इसमें संकलित किया गया है, उसका कंपाइलेशन हमें दिखता है। तो इसका जो डी वाला ऑप्शन है वही सही है कि सूफी प्रथा या जो सूफी ट्रेडिशन है, मतलब पूरी सूफी प्रैक्टिसेस है, उसका ब्यौरा हमें मिलता है रिसाला ए हमनुमा में। इसके बाद प्रश्न संख्या 20 को देखते हैं। यहाँ इनकरेक्ट ऑप्शन आपको चुनकर बाहर करना है। तो बाबर जहांगीर और बहादुर शाह जफर, ठीक है, बाबर जहांगीर और बहादुर शाह जफर ये जो मुगल बादशाह हैं इनका मकबरा भारत से बाहर है, ऐसा दिया हुआ है। और औरंगजेब और बहादुर शाह फर्स्ट का जो टॉम्ब है यानी मकबरा है वो साउथ इंडिया के औरंगाबाद यानी खुलदाबाद में स्थित है। ये सारी सूचनाएं हैं, गलत कौन सा है वो आपको बताना है, बताइए। देखिए इसका डी वाला हो जाएगा, ना तो पहला गलत है ना दूसरा गलत है, ये सारी सूचनाएं सही है। भारत के बाहर है बाबर जहांगीर और बहादुर शाह जफर का मकबरा, और खुलदाबाद औरंगाबाद में किसका मकबरा है? ये दक्षिण भारत में पड़ेगा, औरंगजेब और बहादुर शाह फर्स्ट का मकबरा है। तो इसमें से कोई भी सूचना जो है वो गलत नहीं है, और इसलिए हम डी का चयन करते हैं। प्रश्न संख्या 21 को देख लेते हैं। पूछा जा रहा है कि इसमें से क्रोनोलॉजी कौन सी होगी, अरेंज करके आपको देखना है। तो जौनपुर शाही ब्रिज ये स्थापित किया जाता है, लाहौर का किला बनता है, अजमेर का किला बनता है, अटक का किला बनता है। ये सारे निर्माण होते हैं, मतलब इन सबको जो स्थापत्य हैं इन्हें बनाया जाता है। आप बताइए इनका समय कौन सा क्रम के हिसाब से अगर देखा जाए तो सही रहेगा। तो 21 को अगर देखें तो अकबर के द्वारा जो बनवाए गए स्तंभ और किले हैं उनके आधार पे हम इसे अरेंज करेंगे। ए वाला इसका अरेंजमेंट जो है वो सही होता है, ठीक है। तो ए के हिसाब से पहले इसे व्यवस्थित कर लेते हैं। यहाँ जो ए वाला ऑप्शन है उसे चुन लेते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जौनपुर का जो शाही ब्रिज है वो 1562 का है, लाहौर का किला आपका 1563 का है, ये 1562 का है, ये 1563 का है। और आप देखें अजमेर का जो किला है वो 1570 का है, अटक वाला जो है वो 1581 का है, और आप पूछिए कि इलाहाबाद का किला कब बना था तो वो 1583 का है। इस तरीके से है, ये अकबर के द्वारा बनवाए हुए सभी हैं, तो इस आधार पे हमने इसे चुना। इसके बाद 22वें नंबर के प्रश्न को देखिए। करेक्ट ऑप्शन आपसे पूछा जा रहा है, औरंगजेब संगीत का धुर विरोधी था, मतलब संगीत से एकदम से उसे परहेज था, और उसके बावजूद एक कुशल वीणा वादक था, मतलब वीणा का प्लेयर था, वीणा बहुत अच्छी बजाता था, लेकिन उसके बावजूद इसने संगीत पे पूरी तरह से पाबंदी लगा दी थी। अकबर के शासनकाल में तानसेन और स्वामी हरिदास जो है ये बहुत प्रसिद्ध ध्रुपद गायक माने जाते थे, मतलब ध्रुपद के जन्मदाता माने जाते थे असल में। बिलास खां जहांगीर के दरबार का मेन म्यूजिशियन हुआ करता था, संगीतकार था, और ये कोर्ट म्यूजिशियन था असल में। और मुगल सम्राट अकबर ये नगाड़ा बजाने में निपुण था। मुगल रूलर अकबर जो थे ये प्रोफिशिएंट थे किसमें? नगाड़ा प्लेइंग में। अब इसमें आप बताइए कि कौन सा सही है। तो संगीत के बारे में औरंगजेब का हम लोग देखते हैं वृतांत, संगीत का ये विरोधी था, हालांकि वीणा बहुत अच्छी बजाता था। इसमें से हमें जो सही है उसी का चयन करना है। तो 22वें को ध्यान से देखिए और इसमें से हम डी को चुन लेते हैं। जितनी इन्फॉर्मेशन है वो सभी सही, ठीक, डी वाले विकल्प को हम लोग चुन लेते हैं। असल में औरंगजेब जो है ये संगीत को इस्लाम विरोधी मानता था और इसीलिए उस पर बैन लगा देता है। और इसके समय में फारसी भाषा में भारतीय शास्त्रीय संगीत पे बहुत ज़्यादा पुस्तकें भी लिखी जाती हैं, ये भी मजे की बात है। तो संगीत का विरोधी होने के बावजूद वो खुद कुशल वीणा वादक था, तो इसमें हमने डी वाले विकल्प को चुन लिया। ये विरोधाभास इसके व्यक्तित्व में दिखाई देता है।
इसके बाद 23वें प्रश्न को देखिएगा। इसमें कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिलेटेड टू मुगल पीरियड इज इनकरेक्ट। यहाँ गलत की तलाश करनी है। तो जहांगीर का जो समय है, जहांगीर का जो पीरियड है, उसको कहा जाता है गोल्डन एज ऑफ मुगल पेंटिंग, मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग था। और बेस्ट माफ कीजिएगा, शाहजहां जो है ये मुगल चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ पारखी था। मतलब चित्रकला का जो स्वर्ण युग है वो जहांगीर का समय है, लेकिन उसको परखने वाला जो व्यक्ति था वो शाहजहां था, ऐसा कहा गया। मीर मुसब्बिर ये जो व्यक्ति हैं ये साम्राज्य के मुख्य चित्रकार के पद पर आसीन थे। और चित्रों का जो एल्बम होता था, मतलब पेंटिंग्स जो होती थी उनका पूरा एल्बम तैयार किया जाता था, उसको कहा जाता था मुरक्का। उसके लिए जो वर्ड यूज होता था वो था मुरक्का। तो इसमें आपको ये बताना है कि गलती कहाँ पर है, कोई एक चीज़ इसमें गलत है। और करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा इसमें बी वाला। शाहजहां जो था ये मुगल चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ पारखी नहीं था, जहांगीर था। और जहांगीर की जो परखने की गुणवत्ता थी वो इस लेवल की थी कि वो ये बता सकता था कि एक चित्र को अगर बहुत सारे लोगों ने मिलकर बनाया है तो कौन सा पार्ट किस चित्रकार ने बनाया है, इस चीज़ को वो आइडेंटिफाई कर सकता था। और ये वो बड़े दावे के साथ कहता था कि एक चित्र को अगर बहुत सारे लोगों ने मिलकर बनाया है तो मैं एक एक चीज़ को बता सकता हूँ कि ये मुंह जो है कौन से चित्रकार ने बनाया है, पैर किस चित्रकार ने बनाया है, ऐसे। तो इसमें से बी वाला ऑप्शन गलत है। परखने की जो कला है वो जहांगीर के पास थी और वो खुद बहुत ही अव्वल दर्जे का चित्र बनाता था। इसके बाद 24 को देखते हैं। हाँ, स्थापत्य के मामले में शाहजहां की बात कही जा सकती है। 24 को देखिए, इसमें गलत की तलाश करने के लिए कहा जा रहा है। तो किशनगढ़ शैली जो है ये राजस्थान की एक प्रसिद्ध शैली है। किशनगढ़ स्टाइल जो है ये फेमस स्टाइल है और इसका संबंध डांस से है। ये राजस्थान क्षेत्र का है, ऐसा कहा जा रहा है। और तोड़ी राग जो है ये एक राग है जो कि सुबह के समय में, मॉर्निंग में गाया जाता है। हर राग को गाने का अपना एक खास समय होता है। अकबर ये पहला मुगल एम्परर था जिसने कि जो रूप चित्र है यानी अपना पोर्ट्रेट है वो बनवाने का काम किया था। मतलब अपने चित्र को दूसरे चित्रकारों को आदेश दिया कि मैं सामने बैठा हूँ और मेरा चित्र बनाओ। इसके बाद अकबर ही ऐसा पहला मुगल सम्राट था जिसने कि संस्कृत भाषा को संरक्षण दिया था। मतलब इसने पैट्रोनेज प्रदान किया था संस्कृत लैंग्वेज को। तो इसमें से देखकर बताइए गलती कहाँ पर। प्रश्न संख्या 24, करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। किशनगढ़ शैली वाला जो दिया है ये राजस्थान की प्रसिद्ध शैली है और इसका संबंध डांस से नहीं है बल्कि चित्रकला से है। बड़ी ठड़ी की जो पेंटिंग है वो किशनगढ़ से जुड़ी हुई है ना। तो इसमें से हम ए वाले ऑप्शन को चुन लेते हैं, बाकी जो है वो सब सही है। प्रश्न संख्या 25 को देखते हैं। यहाँ पूछा गया कि आप चाचर नाम का जो शब्द है, मतलब चाचर शब्द है, उससे क्या समझते हैं, इसका मतलब क्या होता है। तो चाचर का मतलब क्या होता है, ये लैंड ऑफ हाईएस्ट प्रोडक्शन होता है। मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है उस जमीन को हम चाचर कहते हैं। या ऐसे लैंड को जहाँ पे कोई कल्टीवेशन नहीं हुआ है 3-4 साल से, उसको हम चाचर कहते हैं। या ऐसे लैंड को हम चाचर कहेंगे जिस पर कि 5 साल या उससे ज़्यादा समय से कल्टीवेशन नहीं हुआ है। या डी वाला विकल्प तो सामने ही है, दिख रहा है, बताइए। तो 25 करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए इसका, बी वाला होना चाहिए। ऐसी जमीन पर जिस पर कि 3-4 साल से खेती नहीं की गई हो, परती जमीन हो, उसके लिए चाचर शब्द का इस्तेमाल होता है। हालांकि हम ऐसी सारी जमीनों को परती कह देते हैं लेकिन शब्द अलग अलग हैं इन सभी के लिए। तो 3-4 साल तक अगर खेती नहीं की गई है तो उस जमीन को हम कहेंगे चाचर। बाकी परती किसको कहेंगे, जो 1 या 2 साल के लिए छोड़ दी जाती है। 1-2 साल के लिए जानबूझकर छोड़ी जाती है किसान के द्वारा, ताकि उसकी उर्वरता फिर से कुछ हद तक वापस आ जाए, मिट्टी के अंदर थोड़ा जीवन आ जाए, ताकि फसलें फिर से तैयार हो सके। तो इसके लिए उसको कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता है ना। और बंजर ऐसी जमीन को कहा जाता है जिस पर कि 5 साल या उससे ज़्यादा समय तक खेती ना की गई हो और उत्पादन की क्षमता भी उसकी नहीं होती है कुल मिलाकर। तो इसमें से बी वाले ऑप्शन को हमने चुन लिया। इसके बाद 26 को देखते हैं। यहाँ कहा गया कि सही विकल्प कौन सा है, बताइए। तो अकबर का जो शासनकाल था उस दौरान जमीन का राजस्व, भू राजस्व जो था वो 1/3 इकट्ठा किया जाता था। जो लैंड रेवेन्यू था उसका कलेक्शन होता था और वो 1/3 होता था, उसकी जो रेट थी वो 1/3 थी। अकबर ने मुल्तान और राजस्थान से 25% जो लैंड रेवेन्यू है उसको वसूला था। भूमि कर कितना वसूला था, 25%। और अकबर ने कश्मीर से 50% अपना जो लैंड रेवेन्यू है उसको वसूल किया था। तो हर क्षेत्र से डिफरेंट था यहाँ पे। अब इसमें आप बताइए कि सही कौन सा है। 26 करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। ये तीनों ही सूचनाएं जो है वो सही है। अकबर के शासनकाल में 33% जो भू राजस्व है वो वसूला जाता था। अब उस 33% को आप 1/3 भी कह सकते हैं, परसेंट में अगर देखना चाहें तो 33 भी कह सकते हैं। बाकी जो जानकारियां हैं वो भी परफेक्ट हैं। तो इसमें से हम ए वाले ऑप्शन को चुन लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, 27 को देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प कौन सा है, बताइए। तो मुगल शासनकाल में सबसे पहले सोने के सिक्के और आकृति युक्त सिक्कों को चलाने का जो श्रेय है वो अकबर को दिया जाता है। सोने के सिक्के इसने चलवाए थे और काफ़ी तमाम उस पर बनी हुई आकृतियाँ हुआ करती थी, काफ़ी कलाकारी वाले सिक्के होते थे। तो ये काम अकबर का था। और अकबर के ही जो कॉइन्स हैं उस पर धनुर्धारी भगवान राम और माता सीता की आकृति को दर्शाया गया है। सबसे पहले शासक यहाँ पूछा गया है, सी वाले स्टेटमेंट में कहा गया है, यहाँ देखें आप। सर्वप्रथम शासक की आकृति दिखाने वाले जो सिक्के हैं वो इल्तुतमिश ने चलाए थे। मतलब ये जो पहले कॉइन्स थे इस तरीके के जिसपे कि रूलर का फिगर बना होता था, कहीं ना कहीं उसका चिन्ह होता था या उसका चित्र अंकित होता था, इस तरह के सिक्के इल्तुतमिश के समय में चलते हैं। और औरंगजेब ने सिक्कों पर 4 खलीफाओं के नाम को लिखवाना बंद करवा दिया था। अब आप ये बताइए कि गलत कौन सा है। ये सारी सूचनाएं हैं सिक्कों के बारे में।
और करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। शासक की आकृति दिखाने वाले जो सिक्के हैं, गलती हमें ढूंढनी थी, शासक की आकृति दिखाने वाले जो सिक्के हैं वो इल्तुतमिश ने नहीं चलाए थे, ये जहांगीर का काम था। जहांगीर को चित्रों से बड़ा प्रेम था और इसी के चलते उसने ये काम किया था। तो इसमें से हम सी वाले ऑप्शन को चुन लेते हैं, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सही है। औरंगजेब के समय में जो 4 खलीफाओं का नाम होता है और कलमा उस पर खुदवाया जाता है, ये सब काम बंद कर दिया जाता है। इसके बाद 28 को देखते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है बताइए। तो मनसबदारी सिस्टम जो था ये मुगल साम्राज्य का इस्पाती ढांचा कहा जाता है, मतलब इसे स्टील फ्रेम कहा जाता है मुगल एम्पायर का। और अरबी लैंग्वेज में एक शब्द है जिसका नाम है मनसिब, और उसी से मनसब की उत्पत्ति हुई है। मनसबदारी व्यवस्था की यहाँ चर्चा हो रही है, तो मनसब जो वर्ड है वो कहाँ से आया है, उसका जो ओरिजिन है वो बताया जा रहा है कि ये अरबी लैंग्वेज का एक वर्ड है मनसिब, वहाँ से अवतरित हुआ है। और मनसबदारी सिस्टम जो है ये डेसिमल सिस्टम पर आधारित था, दशमलव प्रणाली पर इसे पूरा बनाया गया था। मनसब का जो आवंटन होता था, अलॉट होता था, एलोकेशन होता था, वो अनुवांशिक आधार पर नहीं होता था बल्कि योग्यता के आधार पर किया जाता था। अगर आपके अंदर काबिलियत है तो ही आपको मनसबदार बनाया जाएगा। अब ये सारी बातें कही गई, इसमें आपको ये बताना है कि सही कौन सा है। 28 को आप पूरा देखिए। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। इसमें सारी ही बातें जो दी गई हैं मनसबदारी व्यवस्था के बारे में वो सभी सही है, ठीक है। और इसीलिए हम डी वाले विकल्प का चयन करते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सब कुछ सही। मुगल साम्राज्य का ये इस्पाती ढांचा होता था और इस्पाती ढांचा इसीलिए था कि इसे योग्यता के आधार पर तय किया गया था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29 और पूछा गया कि गलत कौन सा है बताइए। सबसे पहले बाबर ने फारसी भाषा को मुगलों की राजभाषा बनाया था, ठीक है। ये पर्सियन लैंग्वेज जो है इसको ऑफिशियल लैंग्वेज मुगलों की बनाने वाला व्यक्ति कौन था? बाबर था। औरंगजेब ने जजिया को एक बार फिर से पुनर्जीवित कर दिया था 1676 में, ठीक है। 1676 में औरंगजेब के द्वारा जजिया को एक बार फिर से पुनर्जीवित किया गया था, यानी फिर से इसको लगाने का काम शुरू किया गया था। और जब्ती प्रथा या आप कह लीजिए जब्ती ट्रेडिशन, इसको शाहजहां ने स्थगित कर दिया था और अपने साम्राज्य का जो 7/10वां भाग था वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर दे दिया था। अब ये सारी सूचनाएं हैं, गलती कहाँ पर है वो बताइए। तो 29 का जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। पहला और दूसरा तो सही है, इसमें मतलब आपको चुनना है। पहला दूसरा जो कथन है वो गलत है, उत्तर जो सही है वो हमारा सी वाला है। हमें गलत विकल्प खोजना था, तीनों हमने पढ़ लिया है स्टेटमेंट, तो इसमें से पहला वाला गलत है और दूसरा वाला गलत है, तीसरा वाला सही है। असल में ये जो फारसी भाषा को राजभाषा बनाने का काम है ये अकबर के द्वारा किया गया था और जजिया कर को पुनर्जीवित करने का काम औरंगजेब ने किया तो था, लेकिन ये जो समय है ये 1679 का था, 76 नहीं बल्कि यहाँ पे 79 होना चाहिए। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन गलत है, सिर्फ तीसरा वाला सही। इसके बाद प्रश्न संख्या 30 में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन शाहजहां के शासनकाल में थोड़े समय के लिए भारत आया था। तो ये मेंडेस्ला है, फ्रांसिस बर्नियर है, लिकोनाओ मनुची है या जीन बैप्टिस्ट ट्रेवर्नियर है। इसमें जो नाम दिए हैं यात्रियों के आप देखकर बताइए। देखिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ये मेंडेस्ला है, थोड़े समय के लिए आता है। वैसे विदेशी नागरिक बहुत सारे शाहजहां के समय में आते हैं। पीटर मुंडी जो है ये इटालियन था, फ्रांसिस बर्नियर ये फ्रांसीसी चिकित्सक था, और निकोलाओ मनुची को आप देखते हैं तो ये इतावली यात्री था, मतलब ये भी इटालियन था। ये दारा शिकोह की सेना में तोपची भी हुआ करता था, बाद में डॉक्टर बन जाता है, अपना पेशा बदल लेता है। और जीन बैप्टिस्ट को आप देख रहे हैं, ये भी फ्रांसीसी था और भारत की यात्रा ये 6 बार करता है, 6 बार भारत आता है और पेशे से ये जौहरी था, रत्न का व्यापार करता था। मेंडेस्ला जो है ये बहुत थोड़े समय के लिए शाहजहां के समय में भारत आता है, तो मेंडेस्ला को हमने चुन लिया जो कि हमारा ए वाला ऑप्शन दिखाई देता है। प्रश्न संख्या 31 को देखते हैं। यहाँ कहा गया कि सिखों के कौन से गुरु हैं जिन्होंने कि खुसरो की सहायता करने की वजह से फांसी की सजा पाई थी। फांसी पर उन्हें चढ़ा दिया गया था क्योंकि उन्होंने शहजादे खुसरो की मदद की थी। ये कौन से गुरु थे बताइए। तो करेक्ट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा। ये 5वें गुरु थे सिखों के, जिनका नाम था गुरु अर्जुन देव, और खुसरो की सहायता इन्होंने की थी जिसकी वजह से मुगल बादशाह ने इन्हें फांसी पर चढ़वा दिया था। तो इसमें से हम बी वाले ऑप्शन को चुन लेते हैं। प्रश्न संख्या 32 को देखते हैं। कहा गया कि कौन से स्रोत, किसी भी स्रोत से निम्नलिखित में से किसके द्वारा गंगा जल सेवन किए जाने की पुष्टि नहीं होती। द कंज्यूम्शन ऑफ गंगा वाटर, गंगीज वाटर, बाई हुम अमंग द फॉलोइंग हैज़ नॉट कन्फर्म बाई एनी सोर्स। अब यहाँ पर जो शासकों के नाम दिए हैं उन्हें चुनिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक, जहांगीर, औरंगजेब और शाहजहां का नाम दिया है। देखिए इसमें सी वाला ऑप्शन चुन लेते हैं, औरंगजेब। ठीक, औरंगजेब को आप चुन लीजिए। मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर और जहांगीर, यहाँ तक कि शाहजहां भी गंगा जल पीते थे, गंगा का पानी वो सेवन करते थे। लेकिन औरंगजेब के द्वारा गंगा जल पीने की जो जानकारी है वो कहीं से भी प्राप्त नहीं होती है, मतलब अपनी कट्टरपंथी की वजह से उसने गंगा के पानी को हाथ नहीं लगाया। बाकी सूचनाएं सही। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 33 को देखते हैं। कौन सी घटना जहांगीर के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना थी। तो मेवाड़ की ट्रीटी होती है और जहांगीर ने जो ओडिशा का क्षेत्र है खरदा, उस पर विजय प्राप्त की थी और जहांगीर ने कूच बिहार और कामरूप को भी जीत लिया था। और बिहार का जो खोखर क्षेत्र है, खोखर रीजन है, उस पर इसने अपनी जीत दर्ज की थी। तो जहांगीर के द्वारा जो विजय हासिल की गई थी उनको दिया हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण घटना इसमें से कौन सी थी। 33 को आप देखें। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा, मेवाड़ की संधि। ये जहांगीर के समय की सबसे इंपॉर्टेंट घटना मानी जाती है, 1615 में होती है।
ठीक। तो 1615 का जो समय है उसको आप याद रखेंगे और ट्रीटी ऑफ मेवाड़ को याद रखेंगे। ए वाले विकल्प को हमने चुना। आगे बढ़ते हैं। किश्तवाड़ पे ये जीत हासिल करता है 1620 में। खोखर वाला इलाका जीतता है 1615 में। कूच बिहार पे और कामरूप असम वाला जो क्षेत्र है वहाँ जीत हासिल करता है, वो 1613 का समय था। और उड़ीसा पर जीत हासिल करता है तो वो 1611 का है। तो ट्रीटी ऑफ मेवाड़ से शुरू होता है। इसके बाद आप आगे चले 34 को देखें। इसमें पूछा गया कि किस राज्य ने अकबर के शासनकाल के दौरान अपनी मर्जी से अधीनता स्वीकार नहीं की थी। बहुत से ऐसे राज्य थे जो कि अपनी मर्जी से झुक जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे थे जो अड़े रहते हैं। तो उनमें से कौन सा इसमें नाम है, चुनिएगा। चुनार, आमेर, मारवाड़ और जैसलमेर। राइट आंसर इसमें हो जाएगा ए वाला। ठीक है, चुनार जो है वो अपनी मर्जी से यहाँ अधीनता स्वीकार नहीं करता है। कुल मिलाकर बात यह है कि अकबर के द्वारा जीते हुए प्रदेशों की जानकारी आपको होनी चाहिए। चुनार को चुन लीजिए। देखिए, चुनार पर अफगानों का शासन था, अब्दुल खां, ये 1562 का समय है। आमेर पर राजा भारमल शासन कर रहे थे, कछवाहा राजा, ये स्वेच्छा से अपनी अधीनता स्वीकार करते हैं, 1562 का समय। मारवाड़ के राजा थे राव चंद्रसेन, ये भी स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। जैसलमेर में रावल हरि राय का शासन था और ये भी स्वेच्छा से झुक जाते हैं। तो इसमें से बहुत सारे जो राजपूत राजा हैं वो स्वेच्छा से अपनी गुलामी स्वीकार कर लेते हैं। तो हमने ए को बाहर कर लिया। इसके बाद 35 को देखते हैं। यहाँ पूछा गया कि 1532 का जो समय है, दोहरिया का युद्ध होता है, दोहरिया का बैटल होता है। और ये किसके और अफगान शासक महमूद लोदी के बीच में लड़ा गया था। मतलब एक पक्ष इसमें अफगान रूलर का था, अफगान रूलर का नाम है महमूद लोदी, और दूसरा जो पक्ष है, दूसरी जो पार्टी है वो कौन सी थी। ये जहांगीर ने लड़ा था, हुमायूं ने लड़ा था, बाबर ने लड़ा था कि शाहजहां ने लड़ा था। यहाँ बात हो रही है दोहरिया के युद्ध की। तो करेक्ट आंसर इसका होगा ये 1532 का समय। दोहरिया का जो बैटल होता है ना, ये 1532 का टाइम है और ये समय किसका है, हुमायूं का है। तो हुमायूं और अफगान रूलर था महमूद लोदी, उसके बीच में, मतलब दोनों के बीच में ये युद्ध होता है और इसमें हुमायूं की जीत होती है। तो इसमें से हम बी वाले विकल्प का चयन करते हैं। यहाँ हमने चुन लिया। 36 को देखते हैं अब। यहाँ पूछा गया कि हुमायूं के द्वारा कौन कौन से युद्ध लड़े जाते हैं। तो देवरा का युद्ध है, चौसा का है, कन्नौज का है और सरहिंद का है। इसमें आप बताइए कि इसमें से कौन से युद्ध हुमायूं ने लड़े थे। तो 36 का आप डी चुन लीजिए। सारे युद्ध उसी के द्वारा लड़े गए थे और पूरी जीवन भर उठापटक को इसने झेला था। मतलब भाग्य के मामले में अगर देखा जाए तो इसकी किस्मत उतना साथ नहीं देती थी। बाबर की किस्मत उसके साथ थी और युद्ध नीतियाँ उनकी जो थी वो काफ़ी मजबूत हुआ करती थी। कुछ जगह पे वो अपने दाव खेलते थे, छल से काम लेता था, और कुछ स्थानों पे अपना जो बाहुबल था उसके बूते जीतता था। तो कुल मिलाकर ये चीज़ है। हुमायूं को खदेड़ने का काम शेरशाह सूरी ने किया और उसके बाद उसके पैर भारत में जम नहीं पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें गड़बड़ करती हैं। अब इसमें आप बताइए। तो देखें, इसमें सभी जितने भी युद्ध हैं, देवरा का युद्ध कब लड़ा जाता है। देवरा का युद्ध लड़ा जाता है 1532 में, और कालिंजर वाला जो हमला है ना वो 1531 का है। चौसा का युद्ध होता है, आप जानते ही हैं, 1539 में। कन्नौज वाला होता है, बिलग्राम वाला 1540 में। तो इस तरीके से है ये सभी। डी वाले को चुन लिया। इसके बाद 37वें को देखते हैं। यहाँ कहा गया कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। जैन परंपरा के हिसाब से चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक होता है और वो समय था 313 ईसा पूर्व का। चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों सेलुकस निकेटर हार जाता है और ये समय था 305 ईसा पूर्व का। विक्रम संवत स्टार्ट होता है, विक्रम इरा की बिगेनिंग होती है और वो समय है 57 BC का, यानी 57 ईसा पूर्व का। और बिगेनिंग ऑफ शक इरा, शक संवत जो है वो शुरुआत होती है उसकी, वो 78 BC का टाइम है, यानी 78 ईसा पूर्व का समय। अब इसमें आप ये बताइए कि गलती कहाँ पर है। तो देखें इसमें, और करेक्ट आंसर इसका डी वाला हो जाएगा। शक संवत की शुरुआत जो है वो 78 ईसा पूर्व में। शक संवत की शुरुआत वाला जो ऑप्शन दिया है वही गलत है। असल में शक संवत की शुरुआत होती है 78 ईस्वी में, ना कि ईसा पूर्व में। तो यहाँ पर BC नहीं होना चाहिए बल्कि AD होना चाहिए, एनो डोमिनी। तो डी को चुन लिया। आगे चलते हैं। 38 को देख लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि 1960 का टाइम है। BB लाल और BK थापर, इन लोगों की लीडरशिप में पुरातात्विक स्थल है और वहाँ पे उत्खनन का काम शुरू किया जाता है। ये कौन सी आर्कियोलॉजिकल साइट थी जिसका कि खुदाई का काम किया जाता है। इसमें समय दे दिया है और कौन से पुरातत्वविद शामिल रहते हैं उनका नाम दे दिया है। जगह आपको बतानी है। तो 38 को आप देख रहे हैं और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें डी हो जाएगा। ये कालीबंगा की खुदाई होती है। ठीक, 1960 के आसपास कालीबंगा में खुदाई का काम शुरू होता है और वहाँ से बहुत सारे एविडेंसेस प्राप्त होते हैं। बाकी भी आपको मालूम होना चाहिए, तो इसमें से आप कालीबंगा को पहले चुन लीजिए। देखिए, 1946 में मॉर्टिमर व्हीलर के द्वारा हड़प्पा में एक्सकेवेशन का जो काम है वो स्टार्ट किया जाता है और SR राव के द्वारा लोथल में उत्खनन शुरू करवाया जाता है। वो 1955 का टाइम है। 1960 वाला, 1960 वाला आपने देख ही लिया। 1990 का जो समय है, RS बिष्ट के द्वारा धौलावीरा में खुदाई का काम करवाया जाता है। तो इस तरीके से पूरा काम होता है। डी वाले को हमने चुन लिया। इसके बाद 39 को देखते हैं। यहाँ देखिए, किसने पाली भाषा में संकलित किसे पाली भाषा में संकलित किया गया था। मतलब किसका जो कंपाइलेशन है वो पाली लैंग्वेज में होता है। तो पाणिनि की अष्टाध्यायी जो रचना है उसका, या फिर जो प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ है त्रिपिटक उसका, या फिर मनुस्मृति की रचना का जो क्रिएशन ऑफ मनुस्मृति है उसका, या फिर भरत मुनि का जो नाट्यशास्त्र है उसका। पाली लैंग्वेज में कौन सा कंपाइल होता है ये आपको बताना है। यहाँ पर कुछ ग्रंथों के नाम दिए हैं।
और इसका जो सही जवाब है वो बी वाला हो जाएगा। बौद्ध ग्रंथ जो त्रिपिटक हैं उनके लिए ये जो चीज़ है पाली लैंग्वेज, उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ सभी के बारे में थोड़ी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। कंपोजिशन ऑफ द अर्ली बुद्धिस्ट टेक्स्ट त्रिपिटक, इन्हें जो है ये पाली भाषा में संकलित किया गया था। करीब 500 ईसा पूर्व के आसपास की बात है। जो पाणिनि की अष्टाध्यायी है वो लिखी जाती है। पाणिनि जो है वो संस्कृत के व्याकरण को सूत्रबद्ध करते हैं, तो ये संस्कृत का है। और बाकी 500 से लेकर 100 ईसा पूर्व के आसपास जो है ये समय बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना और उसके कंपाइलेशन इत्यादि का है, ये पाली में। और 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी तक का जो पूरा समय है ये पूरा मनुस्मृति की रचना का समय है, ये भी संस्कृत में। और भरत मुनि का नाट्यशास्त्र तो संस्कृत में है ही है, तो बाकी सब संस्कृत में है, एकमात्र यही पाली में। इसके बाद 40वें प्रश्न को देखते हैं। राखालदास बनर्जी, मैके और व्हीलर, इन लोगों ने कौन से पुरातत्व स्थल का उत्खनन किया था? एक्सकेवेशन का काम कौन सी आर्कियोलॉजिकल साइट पे किया था? चनउदड़ो, कोटदीजी, मोहनजोदड़ो और लोथल। यहाँ जो स्थानों के नाम दिए हैं उसमें से आपको चुनना है। प्रश्न संख्या 40 का जो सही जवाब है वो सी हो जाएगा। ये मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो के उत्खनन का काम, उसके एक्सकेवेशन का काम इन्होंने करवाया था। मोहनजोदड़ो शब्द का मतलब होता है मृतकों का टीला, और ये सिंधु नदी के तट पे है। सिंध प्रांत पड़ता है पाकिस्तान का लड़काना जिला। और 1922 में राखालदास बनर्जी के द्वारा, मैके के द्वारा 1927 यानी 1927 में, व्हीलर के द्वारा 1930 में। इसके बाद प्रश्न संख्या 41 को देखें। यहाँ पूछा जा रहा है कि गलत विकल्प कौन सा है बताइए। तो ऋग्वैदिक जो समय था, ऋग्वैदिक इरा थी, उस समय के कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और उनका मतलब दिया है। जैसे कि अक्षवाप का मतलब होता था अकाउंट ऑफिसर, और धन्व शब्द जो है वो डेजर्ट यानी मरुस्थल के लिए इस्तेमाल होता था। उर्वरा शब्द जो है ये जो जुते हुए खेत होते थे, जुते हुए फील्ड होते थे, उनके लिए यूज़ किया जाता था। और धान्य का मतलब होता था पास्चर यानी चारागाह। आप ये बताइए कि गलती कहाँ पर है? तो 41 का राइट आंसर अगर देखा जाए तो डी वाला होना चाहिए। गलती वहीं पर है। यहाँ आप देखें शब्द का मतलब, धान्य का मतलब होता था अनाज। धान्य मतलब ग्रेन, फूड ग्रेन, उसमें सारी चीज़ें आ जाती है। धान्य को मतलब आप यहाँ पे धान मत समझ लीजिएगा, मतलब पैडी। धान्य मतलब सारे अनाज उसमें आ जाते हैं जितने खाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पे ये चारागाह के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द नहीं है। चारागाह के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता था वो था खिल्ले। इसके बाद 42 को देखते हैं। यहाँ पूछा गया कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो ऋग्वेद के मंडल दिए हैं और उसके जो रचयिता ऋषि हैं उनके नाम दिए। तो जो ऋग्वेद का सेकंड मंडल है उसको रचने वाले भारद्वाज ऋषि थे। थर्ड मंडल को रचने वाले गृहस्थसमत थे। फोर्थ मंडल के रचनाकार वामदेव थे। और सिक्स्थ जो मंडल था उसको रचने वाले ऋषि विश्वामित्र थे। विश्वामित्र ये राजा थे और राजा से फिर ये संत बन जाते हैं, ब्रह्मर्षि की पदवी धारण करते हैं, बाकी चीजें। तो आप ये बताइए सही कौन सा है इसमें से? मिलान किया हुआ है। 42 का राइट आंसर सी हो जाएगा। एकमात्र जो इसमें सी वाला ऑप्शन है वही सही है। चौथा मंडल वामदेव के द्वारा रचा जाता है, बाकी जितनी इंफॉर्मेशन है सब उल्टी सीधी दी है। दूसरे मंडल को गृहस्थसमत लिखते हैं। तीसरे मंडल की रचना विश्वामित्र के द्वारा की जाती है और छठवां जो है वो भारद्वाज ऋषि के द्वारा रचा जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा। प्रश्न संख्या 43 को देखते हैं। यहाँ कहा गया कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, और यहाँ जो दिया हुआ है ये सारे मौर्यन इंपरर अशोक से जुड़े हुए प्रोविंसेस हैं। जैसे कि दक्षिणापथ, ये पूरा जो इलाका था इसका यहाँ पे क्षेत्र दिया हुआ है। मतलब आप ये जानते हैं कि मौर्य सम्राट अशोक के जो जितने भी इंस्क्रिप्शन दर्ज किए गए हैं, प्रमाणित होते हैं, उससे हमें ये पता लगता है कि उसके शासनकाल में 5 प्रोविंसेस हुआ करते थे। जैसे प्रदेश अपने समय में होते हैं ना, वैसे ही उस समय भी प्रदेश होते थे और इनकी संख्या 5 थी। तो दक्षिणापथ था, कलिंग था, अवंती राष्ट्र था, उत्तरापथ था और प्राची था, ऐसे था। वही यहाँ पर दिया हुआ है, साथ में राजधानियों के नाम दिया है। तो इसमें से गलत कौन सा है वो आपको तलाश कर बाहर करना है। तो 43 को आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। कलिंग का जो पाटलिपुत्र दिया हुआ है वही गलत है। कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली थी, ठीक। और कलिंग युद्ध अशोक के जीवन का एकमात्र युद्ध था, ऐसा माना जाता है। तो इसमें से हम बी वाले ऑप्शन को चुनकर बाहर कर लेते हैं जो कि गलत दिया है। इसके बाद 44 को देखते हैं। यहाँ पर डायनेस्टीज का नाम दिया है और उसके फाउंडर दे रखे हैं। सही कौन सा है वो आपको बताना है। तो तुलुक डायनेस्टी की नींव मलिक अहमद ने रखी थी, ऐसा कहा गया है। अरबीडू डायनेस्टी का संस्थापक तिरुमाल थे। बहमनी साम्राज्य को स्थापित करने वाला वीर नरसिंह थे। और निजाम शाही वंश का संस्थापक हसन गंगू था, ऐसा कहा गया। अब इसमें आप ये बताइए कि सही कौन सा है। डायनेस्टी और फाउंडर का नाम दिया है, तो इसमें अगर देखा जाए 44 को, तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अरबीडू वाला सही दिया है, तिरुमाल के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। बाकी तुलुक वंश की नींव रखने वाले वीर नरसिंह थे, आप जानते हैं। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक हसन गंगू, और निजाम शाही डायनेस्टी जो है उसकी नींव रखने वाला मलिक अहमद। इस तरीके से हम मिलान करेंगे तो इसमें से हमारा जो सही वाला ऑप्शन है वो है बी। बी को चुन लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 45, वातापी शहर की स्थापना किसने की थी? वातापी जो शहर है उसको स्टैब्लिश करने वाला, उसकी फाउंडेशन रखने वाला व्यक्ति कौन था, बताइए। तो 45 का जो राइट आंसर है वो ए ही होना चाहिए। पुलकेशिन प्रथम के द्वारा वातापी शहर जो है उसकी स्थापना की जाती है। और इसमें आप गंगई कोंड चोलपुरम का नाम अगर जानते हैं तो वो राजेंद्र प्रथम के द्वारा स्थापित किया गया था। गंगई कोंड चोलपुरम उसे कहा जाता था। इसके बाद प्राची नगर जो है ये खारवेल के द्वारा स्टैब्लिश किया जाता है। और पाटलिपुत्र की वास्तविक स्थापना करने वाला जो शख्स था वो उदयन था। वैसे तो उनके पिता जो अजात शत्रु थे उन्होंने ही यहाँ पे कैटोनमेंट एरिया बनाया था, गंगा और सोन के संगम पे।
लेकिन बाद में उसे एक राजधानी के तौर पे, एक समृद्ध नगर के तौर पे विकसित करने का काम ये उदयन ने किया था। तो इसमें से हम ए वाले ऑप्शन को चुनते हैं। इसके बाद 46 को देखते हैं, यहाँ इनकरेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है। तो चंबल रिवर जो है इससे संबंध है नागदा का, आहार जो संस्कृति है इसका संबंध बनास नदी से है, हिरण्यवती से संबंध है कुशीनगर का, और बाणगंगा से संबंध है आलमगीरपुर का। इसमें गलती कहीं पर है, गलत कौन सा है बताइए। तो इसमें अगर आप देखें तो डी वाला जो ऑप्शन है बाणगंगा वाला वही गलत दिया है। आलमगीरपुर जो आप जगह देख रहे हैं, डी वाले को पहले चुन लेते हैं। आलमगीरपुर जगह जो है वहां से संबंध किसका है, हिंडन का है, हिंडन नदी का संबंध है। बाकी जितनी इंफॉर्मेशन है वो सभी सही। प्रश्न संख्या 47 को देखें, यहाँ पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन इज नॉट रिलेटेड टू गढ़वाल गोविंद चंद। ठीक है, गढ़वाल शासक गोविंद चंद्र से इसमें कौन से अभिलेख का संबंध नहीं है, ताल्लुक नहीं है, वो आपको चुनकर बाहर करना है। तो कमौली इंस्क्रिप्शन है, इसके अलावा बसही इंस्क्रिप्शन है, राहन है और बंसवर है। गोविंद चंद्र से जिसका रिलेशन नहीं है वो आपको इसमें से चुनना है। तो 47 आप देख रहे हैं, डी वाले ऑप्शन को चुन लीजिएगा। देखिए यहाँ पे जो बंसवर अभिलेख लिखा हुआ है ना, बंसवर का संबंध किससे है, परमार भोज देव से है। ठीक है, और बाकी जितने हैं उनका संबंध गढ़वाल गोविंद चंद से। इसके बाद 48 को देखते हैं, यहाँ पर साउदर्न स्टेट और रूलर का नाम दिया है, सही कौन सा है वो आपको चुनना है। तो वेंगी का शासक था हस्तिवर्मन, पालक का शासक था धनंजय, देवराष्ट्र के शासक थे उग्रसेन, और कुस्थलपुर जो था उसके शासक थे कुबेर। ये छोटे छोटे राज्यों के नाम दिए हैं, आपको सही कौन सा है ये बताना है। तो दक्षिण के राज्यों में अगर देखें तो इसका जो सही आंसर है वो ए वाला ही होगा। वेंगी का शासक था हस्तिवर्मन, बाकी जितने हैं सब इसमें गलत दिए हुए हैं। तो पहले तो ए वाले विकल्प को हम सही मान लेते हैं। अब देखें, इसमें पालक का शासक था उग्रसेन, देवराष्ट्र का कुबेर और कुस्थलपुर का धनंजय। प्रश्न संख्या 49 पूछा जा रहा है कि कौन सा वैशेषिक दर्शन का प्रवर्तक है इसमें से। वैशेषिक दर्शन के जो ऑर्गेनाइजर हैं वो इसमें से कौन से हैं, माफ कीजिएगा ओरिजिनेटर। तो इसमें महर्षि जैमिनी का नाम है, महर्षि व्यास का नाम है, महर्षि कणाद है और महर्षि कपिल है। ये सभी दर्शनों के ही, षट दर्शन जो हिंदू धर्म में है उसके प्रतिपादक हैं। लेकिन इसमें से वैशेषिक दर्शन को देने वाले व्यक्ति कौन थे, ऋषि कौन थे, वो आपको बताना है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, महर्षि कणाद। महर्षि कणाद के द्वारा वैशेषिक दर्शन को प्रोपाउंड किया गया था, प्रतिपादित किया गया था। बाकी महर्षि व्यास ने वेदांत दर्शन दिया था, जैमिनी के द्वारा मीमांसा को दिया गया था, और सांख्य दर्शन को देने वाले कपिल मुनि थे। ठीक, तो इसमें से हम सी वाले विकल्प को चुन लेते हैं। इसके बाद 50वें प्रश्न में आपसे पूछा गया कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है बताइए। यहाँ पे जैन ग्रंथों के नाम दिए हुए हैं और उसके जो ऑथर हैं वो दे रखे हैं। तो मिलान किया हुआ है, सब गलत है, कोई एक सही है। कौन सा सही है वो चुनना है। तो परिशिष्ट पर्वन के रचयिता हेमचंद है, स्यादवाद मंजरी को लिखने वाले सिद्धसेन दिवाकर हैं, द्रव्य संग्रह नाम का जो टेक्स्ट है, जैन टेक्स्ट है, उसको लिखने वाले मल्लीसेन है, और न्यायावतार के रचयिता है नेमीचंद। ऐसा दिया है, सही कौन सा है वो आपको बताना है। राइट आंसर इसका ऊपर वाला ही है। यहाँ जो परिशिष्ट पर्वन वाला दिया है वही एकमात्र सही है, हेमचंद्र के द्वारा उसको लिखा गया है। स्यादवाद मंजरी को मल्लीसेन ने लिखा है, द्रव्य संग्रह जो आप देख रहे हैं उसको नेमीचंद्र के द्वारा रचा गया है, और सिद्धसेन दिवाकर की रचना है न्यायावतार। इस तरीके से है। तो जो सही था वो हमने चुन लिया, जो गलत था उसके बारे में जानकारी हासिल कर ली। अब 51वें प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं, जिसमें पूछा गया कि चतुर्वर्ग चिंतामणि नाम का एक ग्रंथ है, इसको लिखने वाले व्यक्ति कौन है। इसके ऑथर का नाम सिर्फ आपको इसमें से चुनना है। तो भट्ट लक्ष्मीधर है, या फिर हेमाद्री है, या देवर्ण भट्ट है, या फिर श्रीधर है। व्यक्तियों के नाम दिए हैं। तो ये सभी रचनाकार तो हैं, लेकिन अब इसमें आपको देखना होगा। तो करेक्ट आंसर 51 का जो है वो बी हो जाएगा, हेमाद्री के द्वारा इसको लिखा गया है। चतुर्वर्ण चिंतामणि के रचयिता कौन है, हेमाद्री नाम के जो लेखक हैं वो हैं। बाकी कृत्य कल्प तरु नाम की एक रचना है, एक ग्रंथ है, और उसके जो रचनाकार हैं वो है लक्ष्मीधर। देवर्ण भट्ट ने लिखा है स्मृति चंद्रिका को, और स्मृत्य अर्थसार नाम का एक ग्रंथ है, उसके रचयिता है श्रीधर। इसके बाद 52 को देखते हैं। यहाँ कहा गया कि अरेंज द फॉलोइंग गुर्जर प्रतिहार किंग्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी पूरी दे रखी है, मतलब कुछ राजाओं के नाम, उनको आपको अरेंज करना है। तो यहाँ कालानुक्रम व्यवस्थित कर लीजिएगा। देखिए, वत्सराज है, महेंद्रपाल सेकंड है, नागभट्ट सेकंड है, और मिहिरभोज फर्स्ट है। राजाओं के नाम है। इसमें क्रम देखिएगा कौन सा सही होगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी वाला। देखिए, इसमें थोड़ा सा हेर फेर करना पड़ेगा, सी वाले के हिसाब से इसे व्यवस्थित करना पड़ेगा। वत्सराज का जो समय है वो 775 से स्टार्ट होता है और 800 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। उसके बाद महेंद्रपाल सेकंड जो है, इनका जो समय है वो 1945 से, माफ कीजिए 945 से लेकर 948 AD तक रहता है, ईस्वी तक रहता है। नागभट्ट सेकंड का जो समय है वो 800 से लेकर 833 तक रहता है। मिहिरभोज का जो टाइम है वो 836 से लेकर 885 तक रहता है। तो उसी हिसाब से व्यवस्थित किया हमने, तो इसमें से जो सी वाला अरेंजमेंट है वो सही दिखाई देता है। इसके बाद 53 को देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है। पीतल से बनी हुई, ब्रास से बनी हुई जो बुद्ध की प्रतिमा है, बुद्ध का जो स्टैचू है वो कांगड़ा से प्राप्त हुआ है। बैठे हुए भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है वो मानकुंवर से प्राप्त हुई है। कांसे से बनी हुई जो बुद्ध की प्रतिमा है, ब्रॉन्ज से बना हुआ जो स्टैचू है बुद्ध का, वो सुल्तानगंज से मिला है। जबकि पार्श्वनाथ जो तीर्थंकर हैं उनकी मूर्ति हमें प्राप्त हुई है वैशाली से। आप ये बताइए गलती कहाँ पर है। ये जो जानकारी दी है इसमें कहीं ना कहीं त्रुटि है।
और डी वाले ऑप्शन में गलती है। यहाँ आप देख रहे हैं स्टैचू ऑफ पार्श्वनाथ ये वैशाली से नहीं प्राप्त हुआ है, ये भोजपुर से प्राप्त हुआ है। भोजपुर यानी बिहार से प्राप्त हुआ है। इसके बाद 54वें प्रश्न की ओर चलते हैं और यहाँ पूछा गया कि कुषाण डायनेस्टी से जुड़ा हुआ निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगीत का आयोजन इनके समय में किया जाता है, यानी कुषाणों के समय में कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो संपन्न होती है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आराम से आप उत्तर दे सकते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? चौथी वाली, ये कुंडलवन कश्मीर में होती है और कनिष्क के शासनकाल में होती है। और यहाँ बौद्ध धर्म दो सेपरेट पार्ट में डिवाइड हो जाता है, मतलब हीनयान और महायान। और महायान बुद्धिज्म का खुद का फॉलोअर था कनिष्क। तो इसमें हमने देखा चौथी बौद्ध संगीति। वैसे सभी के बारे में मालूम होना चाहिए। अजात शत्रु हर्यक डायनेस्टी का जो था उसके समय में पहली वाली होती है, दूसरी वाली शिशुनाग डायनेस्टी के टाइम में होती है, तीसरी वाली जो है वो अशोक के समय में होती है, और चौथी वाली काफ़ी बाद में होती है। हीनयान और महायान में बौद्ध धर्म का बंटवारा हो जाता है, तो वो कनिष्क के समय में होती है। इसके बाद 55 को हम देखें, यहाँ पे नेम ऑफ तीर्थंकर और उनके सिंबल दिए हुए हैं, पूछा जाता है ऐसा प्रश्न। तो इसमें अजितनाथ जो है उनका प्रतीक है हाथी यानी एलिफेंट, संभवनाथ का है घोड़ा, और अभिनंदन नाथ का है वानर यानी मंकी, और बोर का मतलब यहाँ पे वाराह से तात्पर्य है जंगली सुअर, वो प्रतीक है श्रेयांस नाथ का। अब आप ये बताइए कि गलती कहाँ पर है। तो 55 को आप देख रहे हैं, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। श्रेयांस नाथ वाला ही जो दिया है वही गलत है। श्रेयांस नाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो है गैंडा, वाराह नहीं है बल्कि गैंडा है, ठीक। तो यहाँ पे राइनासोरस होना चाहिए था। इसके बाद 56 की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे आपसे गलत तलाशने के लिए कहा गया। तो कुल मिलाकर बड़े बड़े 4 स्टेटमेंट हैं। कहा जा रहा है कि बौद्ध धर्म का सबसे ज़्यादा जो प्रोपेगेशन है, मैक्सिमम प्रोपेगेशन है, वो कौशल में होता है। कौशल स्टेट जो है उसमें पूरा फैलता है। और किंग बिम्बिसार ऑफ मगध हैड बिल्ट अ महाविहार जिसका नाम था वेणुवन फॉर रेजिडेंस ऑफ बुद्ध के रहने के लिए महाविहार बिम्बिसार के द्वारा बनवाया गया था। लिच्छवी जो है उन्होंने बनवाया था फेमस कुटाग्रशाला, और ये जो कुटाग्रशाला था ये बुद्ध के रेजिडेंस के पर्पज से बनाया गया था। ये एक महावन था, महावन में विहार बनवाए जाते थे। जंगल क्षेत्र जो शांत होता था वहाँ विहारों का निर्माण होता था, तो उसी आधार पे कहा गया है लिच्छवियों के द्वारा ये बनवाया गया था, ऐसा कहा जा रहा है। और सबसे ज़्यादा जो बुद्ध के स्टैचू हैं वो मथुरा स्टाइल में बने हुए हैं। मथुरा आर्ट स्टाइल जो है उसमें उनका निर्माण हुआ है, गांधार शैली में नहीं हुआ है, ऐसा इसमें कहा जा रहा है। तो आप ये बताइए गलती कहाँ पे। प्रश्न संख्या 56 को देख रहे हैं आप, डी वाले ऑप्शन को चुन लेंगे। देखिए मथुरा शैली में बुद्ध की प्रतिमाएं बनी तो हैं, लेकिन शुरुआती सबसे ज़्यादा मात्रा में और ज़्यादा जो भव्य मूर्तियां बनी हैं बुद्ध की वो गांधार शैली में बनी, गांधार स्टाइल में बनी है, और इसीलिए इसका जो डी वाला ऑप्शन है वो गलत है। मथुरा शैली नहीं बल्कि यहाँ पे गांधार शैली होना चाहिए। हालांकि जो प्राकृतिक सौंदर्य हमें मूर्तियों में दिखता है वो मथुरा स्टाइल में दिखाई देता है, चुनार के बलुआ पत्थर से बनाई गई। इसके बाद 57 को देखते हैं। यहाँ कहा गया कि अघोर शिवाचार्य ये जो संत हैं इनका संबंध कौन से सेक्ट से है, कौन से संप्रदाय से है, ये किस संप्रदाय के फाउंडर माने जाते हैं। तो शिव भागवत संप्रदाय के ये फाउंडर हैं, या फिर मत्त मयूर के, या फिर आगमंत के, या शुद्ध शैव के, बताइए। अघोर शिवाचार्य 57 करेक्ट आंसर इसका आगमंत हो जाएगा। बाकी जो है वो भी आपको मालूम होना चाहिए, तो आगमंत को पहले चुन लेते हैं जो कि हमारा सही जवाब है। देखिए शिव भागवत संप्रदाय जो है इसका उल्लेख पहली बार पतंजलि के महाभाष्य में दिखाई देता है, और चेदी डायनेस्टी के जो इंस्क्रिप्शन है उससे हमें ये जो मत्त मयूर संप्रदाय है इसका उल्लेख मिलता है। और आगमंत के संस्थापक का नाम पता है तो वो अघोर शिवाचार्य हैं, और श्रीकांत शिवाचार्य के द्वारा स्थापना की जाती है शुद्ध शैव संप्रदाय की। इस तरीके से ये पूरी इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद 58 की ओर चलते हैं और इसमें पूछा गया कि मल्ल महाजनपद जो है इसकी लोकेशन अगर हम देखें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी ईस्टर्न यूपी के कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित था, जिला आपको बताना है। तो यहाँ देवरिया, मेरठ, सहारनपुर और बलिया दे रखा है। मल्ल महाजनपद की अवस्थिति बताइएगा। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा, ये कुशीनगर पावापुरी वाला हिस्सा था। तो इसमें से हम चुनेंगे किसको, ए वाले ऑप्शन को यानी देवरिया को, ठीक है। देवरिया जिले में, पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो देवरिया जिला है वहाँ पे मल्ल महाजनपद स्थित था, और यहाँ के शासक का नाम ओकाक था, और ये गणतंत्र व्यवस्था थी, मतलब पूरा रिपब्लिकन सिस्टम था, ठीक। और गौतम बुद्ध को यहाँ पे महापरिनिर्वाण की प्राप्ति होती है, तो बौद्ध धर्म के लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण स्थान था। इसमें से हम ए वाले ऑप्शन को चुन लेते हैं। इसके बाद 59वें प्रश्न में आपसे कहा गया 59 में कि कौटिल्य का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है अर्थशास्त्र, राजनीति की पुस्तक है असल में, तो इसके विषय में यहाँ पर कुछ जो जानकारियाँ हैं वो दी हुई हैं। असल में कुछ पदों के नाम दिए हैं और उनका मतलब दिया है। तो आप ये बताइए गलती कहाँ पर है। तो जो सीताध्यक्ष नाम का अधिकारी होता था, अधिकारियों के नाम है, सीताध्यक्ष जो था ये कृषि विभाग का अधीक्षक होता था, यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट होता था। अकाराध्यक्ष जो है ये अकाउंटेंट जनरल होता था। लक्षणाध्यक्ष जो है ये हेड ऑफ मिंट होता था, और विविताध्यक्ष जो था ये हेड ऑफ पॉस्चर्स होता था, ऐसा दिया हुआ है। तो यहाँ अधीक्षकों और अध्यक्षों के नाम दिए हैं, अलग अलग विभाग इनके जिम्मे था। आप ये बताएं कि गलती कहाँ पर है। तो क्वेश्चन नंबर 59 का जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। इसमें गलती है बी वाले ऑप्शन में, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। अकाराध्यक्ष जो था ये महालेखाकार यानी अकाउंटेंट जनरल नहीं होता था, ये खान विभाग को देखता था। जो माइनिंग डिपार्टमेंट था उसको ये हैंडल करता था। बाकी जितनी इन्फॉर्मेशन है वो सभी सही है। टकसाल का अध्यक्ष होता था लक्षणाध्यक्ष, ठीक है।
तो इतना हमने देख लिया। अब इसके बाद 60वें प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि जो वॉच डॉग टैक्स था, पहरेदार कर हुआ करता था, ये मौर्य शासन काल में किस नाम से जाना जाता था? मतलब मौर्यों का जो समय था उस समय पहरेदारी के लिए टैक्स वसूला जाता था, तो उसको हम लोग किस नाम से जानते थे? यहाँ कुछ नाम दिए हैं, जैसे बलि, हिरण्य, ये सब करों के ही नाम हैं, विविध और चोर रज्जू। तो नाम से पहचानना आसान है। चोर रज्जू जो है ये पहरेदारी वाला कर होता था, चोरों से रखवाली के लिए, नागरिकों की सुरक्षा के लिए ये वसूला जाता था। बाकी जो है उन्हें भी देख लीजिए, चोर रज्जू को चुन लेते हैं इसमें से। प्रश्न ऐसा है कि पकड़ना आसान है, पहरेदार और चोर को मिला लेंगे। लेकिन बलि जो होता था ये धार्मिक कर होता था, रिलीजियस टैक्स होता था। हिरण्य जो था ये नगद दिया जाता था, मतलब इसके एवज में मुद्राएं दी जाती थी। विविध जो होता था ये चराई कर होता था, और वर्तनी जो होता था ये इंपोर्ट टैक्स होता था, आयात कर होता था। इसके बाद 61 को देखते हैं। अशोक के अभिलेखों के बारे में, अशोक के जो इंस्क्रिप्शन है उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी है, और उसमें आपको बताना है कि गलती कहाँ पे है। तो जो पहला वाला मेजर इंस्क्रिप्शन था उसमें पशु बलि की निंदा की जाती है, इसमें एनिमल सेक्रीफाइस को अच्छा नहीं माना जाता है, उसकी निंदा की जाती है। दूसरा वाला जो है उसमें मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा की व्यवस्था की बात की जाती है, मेडिकल सिस्टम दोनों के लिए होना चाहिए, दोनों बीमार पड़ते हैं। और जो 9वां वाला है उसमें अपॉइंटमेंट ऑफ धर्म महामात्र की बात की जाती है, धर्म महामात्र जो है वो नियुक्त किए जाएंगे। जबकि डिटेल ऑफ धम्म के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन, डिस्क्रिप्शन वगैरह जो है वो 11th इंस्क्रिप्शन में, जो मेजर इंस्क्रिप्शन है उसमें दिखाई देता है। अब आप ये बताइए कि गलती कहाँ पर है। तो अशोक के जो बड़े शिलालेख हैं, प्रमुख अभिलेख हैं, उनको अगर देखा जाए तो उसमें सी वाला ऑप्शन इसमें गलत दिखाई देता है। 9वां वाला जो अभिलेख था उसमें नहीं, बल्कि 5वें अभिलेख में अशोक के ये कहा गया था कि धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जाए। ठीक है, तो इसमें से हम कौन वाले ऑप्शन को चुनेंगे? जो गलत है, यानी सी वाला। 9वां नहीं बल्कि यहाँ पे 5वां होना चाहिए था। प्रश्न संख्या 62 को देखिए। कहा जा रहा है कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है बताइए। तो तक्कोलम का जो बैटल है ये साउथ इंडिया का काफी फेमस बैटल था, चोलों और राष्ट्रकूटों के बीच में लड़ा गया था, ये इन्फॉर्मेशन आपको दी। और राष्ट्रकूट राजा का नाम था कृष्ण तृतीय। तक्कोलम के युद्ध में चोल सेना को ये बहुत बुरी तरह से पराजित करके तोंड भल्लभ पर अधिकार कर लेता है। ठीक है, ये कृष्ण तृतीय का काम है, ऐसा इसमें कहा गया, और चोल सेना इसमें हार जाती है। कृष्ण तृतीय ने चोल साम्राज्य को अंततः समाप्त कर दिया। तो यहाँ पर टकराव हुआ था राष्ट्रकूटों और चोलों का, ऐसा कहा जा रहा है। परिणाम यहाँ दिया हुआ है, आप ये बताइए गलती कहाँ पे। तक्कोलम के युद्ध का पूरा यहाँ ब्यौरा दे रखा है, और राइट आंसर इसका सी वाला हो जाएगा। तीसरा वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। मलिक काफूर के द्वारा चोल साम्राज्य को अंततः समाप्त किया जाता है। हाँ, ये है कि इससे शक्ति चोलों की कमजोर होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन साम्राज्य का अंत नहीं होता है। तो इसीलिए हम तीसरे वाले कथन को इसमें से इनकरेक्ट मान के बाहर कर देते हैं। बाकी दोनों सूचनाएं परफेक्ट हैं। तक्कोलम का ये युद्ध जो है ना, इसमें चोल सेना को बुरी तरह से पराजित करके जो तोंड भल्लभ है वहां पे ये कब्जा कर लेता है कृष्ण तृतीय। तो इतना हमने देखा। 63 की ओर चले, और इसमें पूछा गया कि गलत कौन सा है बताइए। तो समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति वाला स्तंभ लेख है उस पर जहांगीर का अभिलेख मिलता है। द इंस्क्रिप्शन ऑफ जहांगीर इज फाउंड ऑन द पिलर ऑफ प्रयाग प्रशस्ति ऑफ समुद्रगुप्त। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा वाला कहता है कि हूणों ने भारत पर हमला किया, और स्कंदगुप्त के शासनकाल के दौरान ये घटना होती है। हूण जो है काफी नृशंस लुटेरे रहते हैं, और स्कंदगुप्त के टाइम पीरियड में ये हमला करते हैं। विक्रम संवत यानी विक्रम इरा जो है वो स्टार्ट होती है 57 BC में, और मगध के राजा विक्रमादित्य के नाम से इसको शुरू किया जाता है। कुषाण रूलर्स जो थे वो नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाते थे, और इनके सोने के सिक्के काफी प्योर होते थे, ऐसा माना जाता है। तो आप ये बताइए गलती कहाँ पे है। कोई ना कोई स्टेटमेंट जो है वो गलत है, कौन सा है? अब इसमें अगर देखा जाए तो करेक्ट आंसर ये 63 आप देख रहे हैं, इसका जो राइट आंसर है वो इसमें हो जाएगा। पहले देख लीजिए अच्छे से, देखें इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। यहाँ गलती की तलाश करने के लिए कहा जा रहा है, तो हम सी वाले ऑप्शन को चुनकर बाहर कर देते हैं। जो विक्रम संवत है उसके बारे में देखें तो ये उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के नाम पे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम पर शुरू होता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा जाता है, बहुत ही प्रतापी और धर्मात्मा राजा थे। तो इसमें से हमने सी वाले विकल्प को चुनकर बाहर किया। मगध के राजा ये नहीं थे, बाकी जानकारियां जो है वो सही है। इसके बाद 64 को देखते हैं। यहाँ पूछा गया कि कौन सा गलत है बताइए। तो चोल गंगम नाम की एक कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय जो है वो राजेंद्र चोल को दिया जाता है, यानी राजेंद्र प्रथम जो चोल शासक थे उनको दिया जाता है। पल्लव डायनेस्टी में महिलाओं को प्रशासन में हाई पोस्ट पर रखने का जो ट्रेडिशन है वो चल निकला था, महिलाओं को उच्च पद पर रखा जाता था। ये होल इंस्क्रिप्शन जो है उसकी रचना रवि कीर्ति नाम के व्यक्ति के द्वारा की गई थी। और शक क्षत्रियों के शासनकाल में सोने चांदी के सिक्कों का जो अनुपात था वो 1 और 35 का था, 135 का था। तो अब आपको ये बताना है कि इसमें गलती कहाँ पर है। 64वें प्रश्न को आप देख रहे हैं, और इसका जो सही जवाब है वो इसमें बी वाला हो जाएगा। यहाँ पल्लव डायनेस्टी की बात की जा रही है, जबकि चालुक्यों के समय में महिलाओं को प्रशासन में काफी हाई पोस्ट पे रखा जाता था। ये पल्लवों का समय नहीं था, ठीक है, ये चालुक्यों का समय था। तो यहाँ पे डायनेस्टी का नाम गलत दिया है, बाकी जितनी इंफॉर्मेशन है वो सभी परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 65 पूछा जा रहा है कि राष्ट्रकूट वंश के निम्नलिखित में से कौन से शासक ने सबसे कम समय तक रूल किया था। यहाँ कुछ राष्ट्रकूट राजाओं के नाम दिए हैं, सबसे कम समय तक जो रूल करने वाला रूलर है उसका नाम बताइए।
तो कृष्ण तृतीय का जो शासन काल है, काफ़ी प्रतापी शासक था। इसका जो समय है वो 939 से शुरू होता है और 967 ईस्वी तक चलता है, यानी 28 साल कुल मिलाकर। और दंतिदुर्ग का जो समय है वो 23 साल का है पूरा, मतलब 23 साल तक ये शासन करता है, 733 से लेकर 756। गोविंद थर्ड का जो टाइम है वो 793 से लेकर 814 का है, मतलब कुल मिलाकर 21 साल। अमोघ वर्ष प्रथम को अगर आप देखें तो उनका जो समय है वो 814 से लेकर 878 तक का है, यानी कुल मिलाकर 64 साल। तो इसमें पूछा है कि सबसे कम समय तक, तो आप गोविंद थर्ड को चुन लीजिएगा। अगर ज़्यादा पूछता तो आप अमोघ वर्ष प्रथम को चुनते, लेकिन यहाँ पे कम वाला पूछा है तो गोविंद को चुनेंगे। यहाँ पे जो सी वाला ऑप्शन है वो हमारे लिए सही है। इसके बाद प्रश्न संख्या 66 को देखते हैं। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है बताइए। 1667 का समय है। औरंगजेब ने अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने के लिए एक फरमान जारी किया और इसके आधार पे जो अंग्रेज थे, ब्रिटिशर्स थे, वो बंगाल में अपना ट्रेड कर सकते थे। और 1651 यानी 1651 का टाइम है, ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुमति प्राप्त होती है जो हुगली वाला क्षेत्र है बंगाल का, वहाँ पे व्यापार करने की। और 1616 में दक्षिण में मसूलीपत्तनम में ये अपनी पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश करने में कामयाब होते हैं। तो ये 3 स्टेटमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल शासकों के संबंधों को दर्शाते हैं। आप ये बताइए सही कौन सा है। प्रश्न संख्या 66 को देख रहे हैं आप, और करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, इसमें से देख लीजिए पहले, ए वाला, यानी तीनों ही कथन सही है, इसमें कहीं भी कोई त्रुटि नहीं है। और त्रुटि नहीं है तो इसीलिए हम ए वाले को चुनकर आगे चलते हैं। ये सूचनाएं हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 67 में पूछ रहा है कि इसमें कालानुक्रम क्या होना चाहिए। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश होती है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश होती है, जॉब चारनाक जो है वो कलकत्ता सिटी को स्टैब्लिश करते हैं, और पेट्रो अल्वारेज नाम का एक जो पुर्तगाली है वो भारत पहुंचता है, मतलब भारत की यात्रा पर आता है। पेट्रो अल्वारेज काब्राल इसका पूरा नाम था, और ये पुर्तगीज ट्रेवलर था जो कि इंडिया में पहुंचता है। तो ये सारी घटनाएं हैं कि अपनी तारीखें हैं, तारीख के हिसाब से आपको व्यवस्थित करना है और नीचे जो कोड दिए हुए हैं उसमें से चुनना है। बताइए। तो 67 का जो राइट आंसर है वो डी होना चाहिए। इसमें क्रम अगर आप व्यवस्थित कीजिएगा तो कुछ डी वाला जो सिस्टम है वो दिखाई देता है, यानी पहले हम रखेंगे इसको, उसके बाद ये वाला, मतलब पहला वाला, उसके बाद दूसरा और तीसरा। कैसे होगा तो देखिए, 1602 का जो समय है उस समय डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश होती है। ये समय क्या है, 1602 का है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्टैब्लिशमेंट होती है काफ़ी बाद में, यानी 64 में, 1664 में। 1690 यानी 1690 का जो समय है, ये 90 का टाइम है, इस समय कलकत्ता शहर को स्थापित किया जाता है। और 1500 का समय, ये काफ़ी पीछे आ गया, 1500 का जो समय है उस समय पेट्रो अल्वारेज काब्राल जो है ये पुर्तगाली यात्री था और ये भारत पहुंचता है। तो इस हिसाब से हमने व्यवस्थित किया और डी वाला अरेंजमेंट परफेक्ट। 68 को देखते हैं। इनकरेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्होंने 1850 में कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज का प्राचार्य पद धारण किया था। मतलब ये कलकत्ता का जो संस्कृत कॉलेज है उसके प्रिंसिपल बने थे। और समय कौन सा था, 1850 का। इसके बाद मुद्दकों का युद्ध, मुद्दकों का बैटल जो है ये होता है 1845 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख साम्राज्य के बीच में ये लड़ा जाता है। महादेव देसाई, नरहरि पारिख और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1917 का जो चंपारण आंदोलन है उसके प्रत्यक्ष रूप से सहयोगकर्ता थे, मतलब उसमें प्रत्यक्ष रूप से इन्वॉल्व थे। ये इसमें दिया हुआ है। आप ये बताएं कि इसमें गलती कहाँ पर है। प्रश्न पूरा आपके सामने है, देख सकते हैं आप। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। इसमें गलती कहीं भी नहीं है, जितनी इन्फॉर्मेशन है सबकी सब सही है और इसलिए हम इसमें कमी नहीं निकालेंगे। सारी सूचनाएं आपके काम की। इसमें डेट आपको पता होनी चाहिए, आजकल डेट बहुत तेज पूछी जाती है। तो इसके बाद आगे चलते हैं। सीधे सीधे डेट नहीं पूछी जाती है, कथन ऐसे ही देकर पूछा जाएगा कि बताइए सही कौन सा है। और गड़बड़ी कहाँ पर होती है, तारीखों में। तो देखिए 69वें प्रश्न को, क्वेश्चन नंबर 69 पूछा जा रहा है कि सही कौन सा है बताइए। अब इसमें भी 3 स्टेटमेंट हैं। तो 1510 यानी 1510 का समय है। अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, इसने बीजापुर की आदिलशाही सुल्तान से गोवा को छीन लिया था, गोवा को जीता और छीन लिया। और अल्मीडा यानी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ये 1511 में दक्षिण पूर्वी एशिया का जो महत्वपूर्ण मंडी क्षेत्र था, मतलब व्यापार क्षेत्र था मलक्का, उस पर अपना कंट्रोल स्थापित कर लेता है। गल्फ ऑफ पर्सिया का जो मुहाना था वहाँ पे होर्मुज नाम की जगह थी और वहाँ पे नीनो डी कुन्हा का अधिकार हो जाता है। और ये समय था 1515 का। पुर्तगाली अपने आप को समंदर का स्वामी कहते थे और उसके पीछे ये सारी घटनाएं जिम्मेदार हैं। तो आप ये बताइए सही कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 69 का जो राइट आंसर है वो इसमें सी हो जाएगा, माफ कीजिए ए वाला हो जाएगा, यानी पहला वाला जो इसका कथन है वो सही है। ठीक है, पहला कथन सही है। 1510 का जो समय है, अल्बुकर्क ये बीजापुर के आदिलशाही सुल्तान से गोवा छीन लेता है, मतलब जीत लेता है। अल्बुकर्क ही जो है ये 1511 में दक्षिण पूर्वी एशिया की जो मंडी है मलक्का, उस पर अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश करता है। और अगर देखा जाए तो जो गल्फ ऑफ पर्सिया का मुहाना है वहाँ पे भी कब्जा करने का काम ये अल्बुकर्क का ही था, इसीलिए इसे पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है ना। तो इसमें से सिर्फ पहला वाला सही। इसके बाद प्रश्न संख्या 70 को देखते हैं। यहाँ देखे कहा गया कि डचों ने मसालों की अपेक्षा भारत में कपड़ों के निर्यात को बहुत ज़्यादा महत्व दिया। मसालों में इनका इंटरेस्ट नहीं था, कपड़ों के निर्यात में महत्व था। और इन कपड़ों का निर्यात कौन से क्षेत्रों से किया जाता था ये आपको बताना है। यहाँ पर जो बात हो रही है ना, एक्सपोर्ट की बात हो रही है और इंडियन क्लोथेज में इनकी काफ़ी रुचि थी। तो कौन से क्षेत्र थे जहाँ से ये जो एक्सपोर्ट का काम है ये किया जाता था। कोरोमंडल तट है, बंगाल है, गुजरात है और मालाबार है। विकल्प इसमें दिए हुए हैं और नीचे उत्तर दिए हुए हैं।
तो अब इसे ध्यान से देखिएगा और करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। मसालों की अपेक्षा भारतीय कपड़ों के निर्यात को ये काफ़ी महत्व दिया करते थे और इसमें कोरोमंडल, बंगाल और गुजरात का जो क्षेत्र है वहाँ से ये जो एक्सपोर्ट का काम है ये किया जाता था। तो उस आधार पर अगर हम चुनेंगे तो इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो हमारे काम का दिखाई देता है, ठीक, यानी पहला, दूसरा और तीसरा। इसके बाद 71 को देखते हैं। कहा गया कि एक कमेटी है, ठीक है, एक समिति है जिसे कि बाद में निदेशक मंडल के नाम से जाना गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नाम से जाना गया, और इसमें एक निदेशक, एक उपनिदेशक और उसके अलावा कितने मेंबर हुआ करते थे। मतलब एक कमेटी का नाम यहाँ पर दे दिया है जो कि है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और उसमें आपको बताना है कि एक डायरेक्टर होता था, एक डिप्टी डायरेक्टर होता था, उसके अलावा कितने मेंबर्स होते थे। सदस्यों की संख्या आपसे पूछी जा रही है, तो संख्या नीचे दी है, बस आपको इसमें से चुनना है और करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। 24 मतलब 24 सदस्य थे। मामला पूरा ये था कि इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम, या ध्यान दीजिएगा एलिजाबेथ प्रथम थी, और उन्होंने 31 दिसंबर सन 1600 की बात एक आज्ञा पत्र जारी किया था। मतलब उनका एक परमिट जारी होता है जिसमें कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अगले 15 साल के लिए, जो आगे के आने वाले 15 साल हैं, वो जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं, मतलब पूर्वी देश हैं, उन पर व्यापार करने का पूरा कॉपीराइट मिल जाता है, एकाधिकार मिल जाता है। और उसके बाद ये जो मोनोपोली है ये ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ जाती है और कंपनी के प्रबंधन के लिए एक पूरी कमेटी का गठन होता है। और कमेटी में, ये जो कमेटी का नाम आप देख रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो इसमें होता क्या था, एक निदेशक यानी एक डायरेक्टर होता था, एक जो है वो डिप्टी डायरेक्टर होता था, और उसके अलावा 24 सदस्य होते थे। बाद में इसी का नाम बदल के कर दिया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो शुरुआत होती है उसकी एकदम जो ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन है वहाँ से। इसके बाद 72 को देखते हैं। यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि जो 1694 का समय है, उस समय हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रस्ताव के अंतर्गत 1698 यानी 1698 में 2 अन्य नई कंपनियों की स्थापना की गई। पहले क्या था कि एक ही कंपनी पूरा काम कर रही थी, लेकिन बाद में प्रतिद्वंदिता बढ़ाने और लाभ कमाने के उद्देश्य से अन्य कंपनियों की स्थापना की जाती है। तो वो 2 कंपनियां कौन कौन सी थी वो आपको चुनना है। नीचे नाम दिया है जैसे कि जनरल ईस्ट ट्रेडिंग कंपनी है, ट्रेडिंग ईस्ट कंपनी है, जनरल सोसाइटी है और इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट है। ये सारी कंपनियों के नाम देखें और बताएं। तो 72 का जो राइट आंसर है वो इसमें सी हो जाएगा। सी वाले ऑप्शन को चुन लीजिए। मतलब यह है कि तीसरा और चौथा हमारे काम का है, जनरल सोसाइटी और इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट, यही दोनों। जो 1694 का समय है उसमें हाउस ऑफ कॉमन्स में एक प्रस्ताव आता है, एक प्रपोजल आता है, और उसी के अंतर्गत 1698 में नई 2 कंपनियां बनाई जाती हैं। उनका नाम आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद 73वें प्रश्न को देखते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है बताइए। 2 ही स्टेटमेंट है। तो 1639 का समय है, 1639 का। फ्रांसिस डे जो है इन्होंने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया, लीज पर लिया, और वहाँ पे एक किलाबंद कोठी बनाई। अब ये जो फोर्टिफाइड कॉलोनी थी, यहाँ इस किलाबंद कोठी का नामकरण किया गया और नाम क्या था, फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है। फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना होती है और ये कैसे होती है, फ्रांसिस डे के द्वारा की जाती है। इसके बाद 1658 का जो समय है, बंगाल, बिहार, ओडिशा और मद्रास, साथ में कोरोमंडल का जो पूरा समुद्री तट था, वहाँ की जितनी भी बस्तियाँ थी उनको फोर्ट सेंट जॉर्ज के अधीन कर दिया गया। तो ये सारी सूचनाएं हैं। अब इसमें आपको ये बताना है कि गलती कहाँ पर है। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला वाला सही है, ठीक। यहाँ पे इनकरेक्ट हमें तलाशना था। तो कैसे गलत है, देखिए 1639 का जो समय है, चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पूरा लीज पर लेता है, और 1658 में बंगाल, बिहार, ओडिशा और कोरोमंडल का जो समुद्र तट है वहाँ की सभी बस्तियों को फोर्ट सेंट जॉर्ज के अधीन कर दिया जाता है। इसमें से मद्रास को आप बाहर निकाल दीजिए, मद्रास इसमें है और इसी वजह से ये स्टेटमेंट जो है ये गलत हो गया। इसके बाद 74 को देखते हैं। 74 में कहा जा रहा है कि 1651 में लाइसेंस के द्वारा, मतलब लाइसेंस कंपनी को मिलता है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कितने हजार रुपए के वार्षिक टैक्स के बदले में मुक्त व्यापार करने की अनुमति कंपनी को प्राप्त हो जाती है। टैक्स कितना देना था वो बताइए। वार्षिक कर था, सालाना इतना देना पड़ता था। और 74 का जो राइट आंसर है वो इसमें डी वाला हो जाएगा। 3000 रुपये मात्र, 3000 रुपये मात्र देकर ये पूरा क्षेत्र उनके अधिकार में आ जाता था। यहाँ पे वो खुलेआम व्यापार कर सकते थे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। वैसे बंगाल में छूट पाना इतना आसान नहीं था, लेकिन अंग्रेजों को बंगाल में पहली बार व्यापार में जो छूट मिलती है वो मिलती है 1651 में। बंगाल का सूबेदार था शाह सुजा, उसके साथ दरबारी चिकित्सक के रूप में जब गैब्रियल बेंटन जो है वो अंग्रेजी कंपनी का लाइसेंस प्राप्त करता है, तो ये चीज़ होती है। इसके बाद 75 को देखते हैं। यहाँ देखें, आप पूछा जा रहा है कि बंगाल के सूबेदार अजीमुल शान ने 1698 ईस्वी में अंग्रेजों को सूतनाती, कलिकाता और गोविंदपुर नाम के जो 3 गाँव हैं उनकी जमींदारी दे दी थी, और इसके बदले में इन गाँवों के मालिकों को कितने रुपए देने पड़े थे अंग्रेजों को, ये आपको बताना है। बताइए। 75 यहाँ पैसे दिए हुए हैं और करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। 1200 रुपये, मात्र 1200 रुपये देने पड़े थे और इसके बदले में ये पूरी जमींदारी हासिल कर लेते हैं। तो इसमें से हम सी वाले ऑप्शन को चुन लेते हैं। इसके बाद 76 में आपसे पूछा गया कि क्रोनोलॉजी क्या होगी, जरा बताइए। तो फ्रांसीसियों ने मॉरिशस को अपने कब्जे में ले लिया। मालाबार का जो कोस्टल एरिया था वहाँ पे, माहे पे इन्होंने कब्जा कर लिया फ्रांसीसियों ने, और करई काल जो है उस पर भी फ्रांसीसियों का कब्जा हो गया। अब आपको ये बताना है कि इसमें जो इसकी क्रोनोलॉजी है वो कौन सी होगी, क्रम कैसे हम लोग इसका व्यवस्थित करेंगे।
तो डी वाले क्रम को चुन लीजिए, ये पहले से ही अरेंज है, कुछ नहीं करना था, पहला दूसरा तीसरा। लेकिन तारीखें आपको मालूम होनी चाहिए। 1721 का समय है, मॉरिशस पे अपना कब्जा करते हैं। 1725 में ये समुद्र तट जो मालाबार वाला था वहां पे अपना कब्जा जमाते हैं, और कराई काल पे कब्जा करते हैं वो 1739 का समय। इसके बाद 77 को देखते हैं। यहाँ पूछा गया कि पुडुचेरी, जिंजी और माहे पर अपना कंट्रोल खोने के बाद भारत में कौन सी यूरोपियन पावर जो है वो अपनी निम्नतम स्तर पे पहुंच गई थी। मतलब इन तीनों एरिया को खो देने के बाद, तीनों एरिया जो है यहाँ से अपना कमांड लूज करने के बाद ये अपने एकदम से लो लेवल में चले जाते हैं। तो ये कौन थे? फ्रेंच थे, पुर्तगाली थे, डच थे कि डेन थे? तो ये फ्रांसीसी लोग थे। ठीक है, यहाँ पे जो फ्रेंच वाला ऑप्शन है उसी को चुन लीजिएगा। ये पुडुचेरी, जिंजी और माहे पर अपना वर्चस्व खो देते हैं, और उसके बाद इनकी जो शक्ति है वो बहुत कम हो जाती है, और अंत में वांडीवाश वाला जो युद्ध है उसमें इनकी वाशिंग हो जाती है, यानी सफाई हो जाती है। तो इतना हमने देखा। इसके बाद 78 को देखते हैं। यहाँ देखें आप, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, फिर वही गलती की तलाश करनी है। तो गेराल्ड ओंगियार को ओडिशा का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ये रियल फाउंडर कहे जाते हैं ओडिशा के। 1632 का समय है। गोलकुंडा के बंदरगाहों से होने वाला व्यापार, इस पे अंग्रेजों का पूरा कब्जा हो गया। सर टॉमस रो 18 सितंबर 1615 को अंग्रेज राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सूरत पहुंचे थे। ठीक, और 1608 का समय है। हेक्टर नाम का पहला अंग्रेज जहाज जो है ये कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में भारत आता है और सूरत के बंदरगाह पे पहुंचता है। ये सारी सूचनाएं हैं, आपको ये बताना है कि इनकरेक्ट कौन सा है इसमें से। तो 78 को आप ध्यान से देख रहे हैं, तो इसका जो ए वाला ऑप्शन है वही गलत है, बाकी सारी सूचनाएं इसमें एकदम पक्की हैं। गेराल्ड ओंगियार को ओडिशा का नहीं बल्कि बंबई का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यहाँ ओडिशा नहीं बल्कि बंबई होना चाहिए था, बाकी जितनी जानकारियां हैं वो एकदम खरी है। 79 को देखते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि जो 1765 में बक्सर का युद्ध लड़ा जाता है, बैटल ऑफ बक्सर होता है, उसके बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह को प्रतिवर्ष कितने लाख रुपए देना स्वीकार किया था। मतलब मुगल बादशाह को ये इतने रुपए हर साल देंगे और उसके एवज में पूरा जो दीवानी का अधिकार है एक बड़े क्षेत्र का वो इनके हाथ में आ जाएगा। तो कितना पैसा था बताइए? 79। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 26 लाख। इलाहाबाद की संधि होती है, शाह आलम सेकंड और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके बीच में बक्सर का युद्ध जो है उसका समापन होता है, परिणाम यही होता है। और उसके बाद मुगल बादशाह जो है ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जो पूरी दीवानी है वो अंग्रेजों को दे देता है। 26 लाख रुपया प्रतिवर्ष देना मंजूर करते हैं ये लोग। तो इसमें से सी वाले विकल्प को हम लोग चुन लेते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 80 आपसे पूछ रहा है कि बहादुर शाह प्रथम के जो 4 बेटे थे उनके बीच में सक्सेसरशिप के लिए युद्ध होता है, उत्तराधिकार के लिए युद्ध होता है। और 1712 में ईरानी दल का नेता था जुल्फिकार खान, और उनकी सहायता से चारों में से कौन सा बादशाह बनता है। अब इस समय किंग मेकर जो थे उनकी भूमिका काफी अच्छी काम करती है। तो आप बताइए कि इसमें से कौन सा बादशाह बनता है। तो प्रश्न संख्या 80 और करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। यहाँ पर आप चुनेंगे जहांदार शाह को। ठीक है, जहांदार शाह जो है वो शासक बनता है। मतलब बहादुर शाह प्रथम के 4 बेटे थे, जहांदार शाह, अजीमुल शान, रफीउल शान और जहान शाह। इनके बीच में छिड़ जाता है उत्तराधिकार का युद्ध, और 1712 में जो ईरानी दल का नेता है जुल्फिकार खान, उनके सहयोग से जहांदार शाह सम्राट बनता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 81 को देखते हैं। यहाँ पूछ लिया गया है कि बताइए कि मोहम्मद शाह के शासनकाल के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन कौन सी है। यहाँ बात हो रही है मोहम्मद शाह रंगीला की, और कहा गया कि शाहजहां के द्वारा बनवाया हुआ जो मयूर सिंहासन था यानी तख्ते ताउस था, उस पर बैठने वाला ये अंतिम रूलर था। और इसके समय में बंगाल, अवध और उड़ीसा स्वतंत्र राज्य बन गए थे, मतलब वहाँ पे स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई थी। और मोहम्मद शाह के शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली जो है वो भारत पर हमला करता है, और नादिर शाह 1739 में भारत पर हमला करता है, और करनाल के युद्ध में मुगल सेना उससे हार जाती है। परिणाम होता है कि वो लूटपाट करता है। तो अब इसमें आप बताइए कि गलती कहाँ पर है। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। यहाँ पे गलती जो है वो बी वाले ऑप्शन में है, जिसमें कहा गया है कि इसके समय में स्वतंत्र राज्यों की स्थापना होती है। रोशन अख्तर इसका असली नाम था, और मोहम्मद शाह ये राजा बनने के बाद अपनी टाइटल को एज्यूम करता है। रंगीला इसको इसके रंगीन मिजाज की वजह से कहा जाता था, और समय इसका 1719 से स्टार्ट होकर 1748 तक रहता है। और ये सही बात है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला ये अंतिम राजा था, उसके बाद मयूर सिंहासन चुरा लिया जाता है, मतलब लूट लिया जाता है। और आप देख रहे हैं इसके समय में बहुत सारे स्वतंत्र राज्यों की स्थापना होती है, लेकिन उसमें जो नाम दिए हैं वो गलत दिए हैं। असल में बंगाल, अवध और हैदराबाद यहाँ पे इंडिपेंडेंट स्टेट जो है वो एस्टैब्लिश होती है। इसमें से हम बी वाले ऑप्शन में देख रहे हैं कि बंगाल, अवध और ओडिशा दे रखा है, इसलिए ये गलत हो गया। प्रश्न संख्या 82 को देखते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि इनकरेक्ट ऑप्शन चुनिएगा, और मुगल रूलर अहमद शाह अब्दाली, मुगल शासक और अहमद शाह अब्दाली के संबंध में यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं, मतलब स्टेटमेंट दिए हैं, उसमें से गलती खोजनी है। तो 1747 में ये कंधार का स्वतंत्र शासक बन गया था। ठीक, और इसने आधुनिक अफगान साम्राज्य की नींव रखी थी। मतलब यहाँ पे कुल मिलाकर अहमद शाह अब्दाली के बारे में स्टेटमेंट है। थोड़ा सा यहाँ जो लिखने का तरीका है वो गड़बड़ है। तो कुल मिलाकर अहमद शाह अब्दाली के बारे में देखिए, 1747 में ये इंडिपेंडेंट रूलर बन गया था कंधार का, और इसने मॉडर्न अफगान स्टेट की फाउंडेशन लेड की थी। और इसने भारत पर कुल मिलाकर 9 बार हमला किया था, 9 बार इसने हमला किया था और लूटपाट की थी। और पहला जो इसका हमला होता है वो 1748 में पंजाब पे होता है, और ये असफल रहता है, उसमें ये सक्सेसफुल नहीं होता है। तो अब आप ये बताइए कि गलत कौन सा है।
अहमद शाह अब्दाली के बारे में कहा जा रहा है और करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। भारत पर ये 9 बार नहीं बल्कि 7 बार हमला करता है। ठीक है, 7 बार हमला करता है, बाकी जितनी सूचनाएं हैं वो सभी सही है। ठीक, इसके बाद 83वें प्रश्न को देखते हैं। कहा जा रहा है कि 1740 का समय है, सरफराज खान को अपदस्थ करके यानी उसके पद से हटा के कौन बंगाल का नवाब बनता है। तो यहाँ पर नाम दिए हैं बंगाल के नवाबों के ही, इसमें से आपको चुनना है। राइट आंसर इसका हो जाएगा बी वाला। सरफराज खान को अपदस्थ करने का काम होता है 1740 में और उसको उसके पद से हटाकर अली वर्दी खान ये बंगाल के नए नवाब बनते हैं। तो इसमें से हम बी वाले ऑप्शन को चुन लेते हैं। इसके बाद 84वें प्रश्न को देखते हैं। कहा जा रहा है कि ब्लैक होल इंसिडेंट यानी जो ट्रेजेडी है वो घटित होती है गर्मी के महीने में। दम घुटने से जो अंग्रेज हैं कमरे के छोटे से कमरे में बंद कर दिए जाते हैं और मारे जाते हैं, है ना। तो ये समय कौन सा था? सिराजुद्दौला के समय में होती है, लेकिन उसका जो एग्जैक्ट टाइम और डेट है वो आपको बतानी है। तो यहाँ दिया हुआ है 20 जून 1756 और गर्मी का महीना था, तो इससे आप आराम से गेस कर सकते हैं। बताइए इसमें से कौन सा होगा। तो 84 को आप देख रहे हैं और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें से ए वाला हो जाएगा, 20 जून 1756। ये उमस वाली गर्मी का समय होता है, लू वाली गर्मी नहीं होती है, उमस हो रही होती है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और गर्मी अपनी चरम सीमा पर होती है। तो पसीना छोड़ गर्मी होती है, अंग्रेज उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और अंत में दम घुटने से बहुत सारे लोग उसमें से मारे जाते हैं। ठीक, तो ये काफ़ी निंदनीय घटना थी और ए वाले ऑप्शन को हम इसमें से चुन लेते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 85 को देखते हैं। यहाँ देखें गलत विकल्प का चयन आपको करना है। तो बंगाल में द्वैध शासन की नींव रखी जाती है 1765 में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। जो डायरकी है वो शुरू की जाती है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा 1765 में और वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1773 में डायरकी को समाप्त कर दिया था। 1773 में जो गवर्नर की पोस्ट है, पोस्ट ऑफ गवर्नर ऑफ बंगाल, इसको पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल बना दिया जाता है रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, ऐसा कहा गया। और 1773 का समय है कि वॉरेन हेस्टिंग्स वाज मेड द फर्स्ट गवर्नर जनरल। तो बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगता है, उसकी तारीख भी दी हुई है। अब कुल मिलाकर ये जो स्टेटमेंट है इसको देखिए और बताइए कि गलती कहाँ पर है। तारीखों पर ध्यान दीजिएगा। और 85 जो है इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 1773 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसको समाप्त किया था, वो जो डेट दी है वो गलत दी है, 1772 होगा। ठीक है, यहाँ पे जो तारीख दी है ना 1773, ये एबोलिश की जाती है, वो समय था 1772 का। बाकी जानकारियाँ ठीक है। इसके बाद 86 को देखते हैं। 86 में कहा जा रहा है कि कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए। तो पंजाब का जो भूमि हस्तांतरण अधिनियम है, पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट जो था वो आता है। दक्कन कृषि राहत अधिनियम यानी दक्कन एग्रीगेरियन रिलीफ एक्ट आता है और नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस का जो लैंड रेवेन्यू एक्ट है वो लॉन्च होता है। इसके अलावा सेंट्रल प्रोविंसेस का जो लैंड एलिनेशन एक्ट है वो आता है। तो ये सारे अधिनियम आते हैं, मतलब अधिनियमों को लाया जाता है। अब इनका क्रम आपको व्यवस्थित करना है, तारीखें आपको मालूम होनी चाहिए। अब इसमें जो ऑप्शन दिया है उसको ध्यान से देखिएगा और बताइए। तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं, इसको अगर आप अरेंज करिएगा तो इसमें जो क्रम है ना, पहले तीसरे वाले को रखेंगे, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस वाला जो एक्ट आता है और इसका जो समय है वो 1873 का है। उसके बाद दक्कन वाला जो है वो 1879 का है। 1900 में आता है पंजाब भूमि हस्तांतरण वाला और 1916 का है मध्य प्रांत भूमि हस्तांतरण वाला, मतलब सेंट्रल प्रोविंसेस वाला। ठीक, तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो जो ए वाला ऑप्शन है वो सही होता है। इसके बाद 87 को देखिए। अब यहाँ पे कहा गया कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो महालवाड़ी बंदोबस्त जो है इसका प्रस्ताव सबसे पहले 1819 में होल्ट मैकेंजी के द्वारा प्रपोज किया गया था, प्रस्तुत किया गया। महालवाड़ी सेटलमेंट की बात हो रही है। और उसके बाद ये कहा गया कि महालवाड़ी सेटलमेंट जो है इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है 30% ऑफ द लैंड ऑफ ब्रिटिश इंडिया, मतलब ब्रिटिश अधिकार में जो जमीन थी भारत के उसमें 30% भाग पे महालवाड़ी सिस्टम को लागू किया जाता है। अब आप ये बताएं कि इसमें गलती कहाँ पर है। तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। ना तो पहला ही गलत है और ना दूसरा गलत है, यानी दोनों इन्फॉर्मेशन आपके काम की है। यहाँ आपको डेट और परसेंटेज याद होना चाहिए। इसके बाद प्रश्न संख्या 88 को देख लेते हैं। यहाँ कहा गया कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो शिशु हत्या निवारण अधिनियम यानी इन्फेंटिसाइड प्रिवेंशन एक्ट जो था ये 1802 का था, इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है और वो शासनकाल जो था वो गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली का था, ऐसा कहा जा रहा है। सती प्रथा जो थी उसको एबोलिश किया जाता है और उसके लिए अधिनियम लाया जाता है। तो सती प्रैक्टिस प्रोहिबिशन एक्ट जो है 1829 वाला, ये इम्प्लीमेंट किया जाता है और वो जो टेन्योर था, वो जो रीजन था वो गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग का था, ऐसा इसमें बता दिया गया। 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, डेट के साथ यहाँ व्यक्तियों के नाम दिए हैं। आप बताइए सही कौन सा है। तो प्रश्न संख्या 88 आप देख रहे हैं और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा, मतलब केवल दूसरा वाला सही है, पहले वाले में कुछ गड़बड़ी है। तो पहले वाले में क्या गड़बड़ है ये जानना आवश्यक है। देखिए शिशु हत्या निवारण अधिनियम ये 1870 का है, ना कि 1802 का। यहाँ जो डेट है ना वो गलत दी है, बाकी सही है। और लॉर्ड मेयो के समय में ये आता है, यहाँ गवर्नर जनरल का नाम भी गलत दिया है। जब समय बदलेगा तो वेलेस्ली का टाइम ये नहीं है, ये लॉर्ड मेयो का समय है, उसके समय में शिशु हत्या निवारण अधिनियम आता है। बाकी सती प्रथा वाला तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 89 को देखते हैं, जिसमें कि पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्टली मैच। तो साइमन कमीशन जो है ये लॉर्ड इरविन के समय में आता है। शारदा एक्ट पास होता है वो लॉर्ड लिटन का समय था। लिनलिथगो के समय में अगस्त डिक्लेरेशन होता है और कैबिनेट मिशन प्लान जो है ये वेवेल के टाइम में आता है। तो अब आप इसमें ये बताएं कि कोई एक गलत है।
कौन सा गलत है? तो 89 को आप देख रहे हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा। देखिए शारदा एक्ट का जो यहाँ दिया हुआ है ना मिलान, वो गलत है। शारदा एक्ट का जो समय है वो आप देखें कि 1930 का समय है, 1930, और इस समय लॉर्ड इरविन भारत का वायसराय था। गांधी इरविन समझौता इसी के आसपास होता है। तो आप देख रहे हैं कि 1930 में लॉर्ड इरविन का समय था। यहाँ जो दिया हुआ है वो गलत है, बाकी जानकारियाँ ठीक। अब जैसे 1927 में आप देखें साइमन कमीशन आता है, लॉर्ड इरविन का ये भी समय है। अगस्त घोषणा होती है 1940 में, कैबिनेट मिशन वाला 1946 का है, सभी सही दिए। इसके बाद प्रश्न संख्या 90 को देखते हैं। अब यहाँ भी इनकरेक्ट ऑप्शन तलाशने के लिए कहा जा रहा है। तो टकसाल संबंधी सुझाव देने के उद्देश्य से एक कमेटी गठित की जाती है जो कि हर्षल की अध्यक्षता में गठित होती है, इसीलिए उसको हर्षल कमेटी कहा जाता है, ठीक है। और मिंट रिलेटेड सजेशन देना इसका काम था। हर्षल कमेटी को लॉर्ड लैंसडाउन के टेन्योर में गठित किया गया था। अब आप ये बताइए कि इसमें गलती कहाँ पर है, पूरा प्रश्न आप देख रहे हैं। तो डी वाले ऑप्शन को चुन लीजिए, ये दोनों ही इन्फॉर्मेशन सही है। मतलब इस प्रश्न का उद्देश्य था हर्षल कमेटी के बारे में आपको सूचना देना, तो कुछ भी इसमें गलती नहीं। प्रश्न संख्या 91 को देखते हैं। कहा जा रहा है कि बाबा रामचंद्र के प्रयासों से 17 अक्टूबर 1920 को उत्तर प्रदेश राज्य में कौन से जिले में अवध किसान सभा का गठन किया जाता है। उत्तर प्रदेश का ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां पे अवध किसान सभा जो है वो गठित होती है, और समय था 17 अक्टूबर 1920 का। समय भी पूछा जा सकता है, जिला यहाँ पूछा गया है, आप बताइए। तो 91 का राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रतापगढ़ में ये गठित होती है, ठीक है। प्रतापगढ़ में इसका गठन होता है 17 अक्टूबर 1920, और इसमें प्रयास किसका था? बाबा रामचंद्र का था। तो इसमें से हम ए वाले ऑप्शन को चुन लेते हैं। प्रश्न संख्या 92, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द चुआर रिबिलियन। अब यहाँ पे चुआर रिबिलियन से जुड़ा हुआ कुछ जो कथन है वो दे रखा है, जैसे कि इस विद्रोह का नेतृत्व करता मजनू शाह था। मतलब ये जो पूरा रिबिलियन था इसका लीडर कौन बना था? मजनू शाह। और इससे जो एरिया अफेक्ट हुआ था उसमें बंगाल और बिहार थे, मतलब काफ़ी बड़ा क्षेत्र जो बंगाल बिहार का था वो इसके प्रभाव में आ गया था। द मेन रीजन फॉर दिस वॉज द इंक्रीज इन लैंड रेवेन्यू। इसके पीछे जो मेन वजह थी वो लैंड रेवेन्यू में बेहिसाब वृद्धि थी। अब आप ये बताइए कि चुआर विद्रोह के पीछे कौन सी घटनाएं जिम्मेदार है, मतलब इसमें सही ऑप्शन की तलाश आपको करनी है। और 92 को अगर आप देखिए तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। दूसरा और तीसरा इसमें सही, ठीक है, दूसरा और तीसरा सही है, लेकिन पहला वाला गलत है। पहले वाले ऑप्शन में कहा गया, अब इसमें देखिए चुआर विद्रोह का जो समय है वो 1766 से स्टार्ट होता है और ये विद्रोह लंबा खिंचता है 1816 यानी 1816 तक चला जाता है। और इसके जो नेतृत्व करता थे, लीडर थे, उनका नाम था जगन्नाथ सिंह। यहाँ मजनू शाह का नाम नहीं आता, ठीक है। तो इसीलिए हम सी वाले ऑप्शन को चुन लेते हैं। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 93 को देखिएगा। अधोमुखी निस्पंदन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन, ये किससे संबंधित है? मतलब भारत में जो औपनिवेशिक काल था, कॉलोनियल पीरियड था, उसमें किस क्षेत्र से इसका संबंध था, वो क्षेत्र आपको चुनना है। तो एग्रीकल्चर, एजुकेशन, लैंड रिफॉर्म और लैंड रेवेन्यू दे रखा है। बताइए कि थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन यानी अधोमुखी निस्पंदन का सिद्धांत किससे बिलोंग करता है? तो 93 को आप देख रहे हैं और इसका जो सही जवाब है वो इसमें बी हो जाएगा। इसका संबंध औपनिवेशिक काल में शिक्षा व्यवस्था से था। अंग्रेज जो है वो शिक्षा व्यवस्था में काफ़ी बड़ा परिवर्तन करना चाहते थे और वो परिवर्तन भारतीयों के हित के लिए नहीं था। ऐसा नहीं था कि अंग्रेजी सिखाकर वो हमें बहुत एडवांस बनाना चाहते थे, वो हमें चाहते थे मानसिक गुलाम बनाना। इसके बाद 94 को देखते हैं। यहाँ पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट। तो ट्रिब्यून नाम का जो न्यूज़पेपर है ये दयाल सिंह मंजीठिया के द्वारा पब्लिश किया जाता है। संध्या न्यूज़पेपर के जो संपादक थे उनका नाम था ब्रह्मबांधव उपाध्याय। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नाम का जो न्यूज़पेपर है वो श्याम जी कृष्ण वर्मा के सौजन्य से प्रकाशित हो रहा था और तारकनाथ दास के सौजन्य से तलवार नाम का जो समाचार पत्र है उसका प्रकाशन किया जा रहा था। ये दिया हुआ है, इसमें गलती है कहीं पर, कहाँ पर गलती है बताइए। तो डी वाले में गलती है। तलवार जो समाचार पत्र दिया है वो वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय के सौजन्य से बर्लिन से प्रकाशित होता है, विदेश से प्रकाशित होता है। यहाँ तलवार को आप बाहर कर दीजिए, यही गलती है। बाकी ट्रिब्यून का प्रकाशन होता है 1881 के आसपास, लाहौर से ही होता है। दयाल सिंह मंजीठिया ठीक दिया है। 1906 में बंगाल से होता है संध्या का प्रकाशन और लंदन से प्रकाशित होता है इंडियन सोशियोलॉजिस्ट श्याम जी कृष्ण वर्मा के माध्यम से। इसके बाद 95 को देखते हैं। यहाँ कहा गया कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है यानी गलत है। तो इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, ये जो पुस्तक है इसके रचयिता हैं सुभाष चंद्र बोस और अनहैप्पी इंडिया को लिखने वाले लाला लाजपत राय हैं। अ नेशन इन मेकिंग इसको लिखने वाले सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं और प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस ये जो किताब है इसको लिखने वाले राजा राममोहन राय हैं। आप ये बताएं गलती कहाँ पर है। तो 95 का जो ए वाला ऑप्शन है वही गलत है। दुर्गादास के द्वारा लिखा गया है इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, ठीक। तो इसमें से ए वाला विकल्प जो है वो हमारा गलत है। यहाँ सुभाष चंद्र बोस इसके लेखक नहीं है। जो गलत वाला ऑप्शन है वो ज़्यादा आसान दिया है ताकि आप आराम से पकड़ सकें। 96 को देख लीजिए। इसमें कहा जा रहा है कि किसने उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड की बहुत घोर निंदा की गई थी। बताइए, मतलब उस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे, भूपेंद्र नाथ बसु थे, CR दास थे या मोहनदास करमचंद गांधी थे? 96
तो 1919 में अमृतसर में ये अधिवेशन होता है और मोतीलाल नेहरू इसके प्रेसिडेंट होते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घोर निंदा उनके द्वारा की जाती है और इसीलिए हम ए वाले ऑप्शन को चुन लेते हैं। तो इसमें से हमारा जो सही विकल्प है वो कौन सा होगा? ए वाला हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू। अब आगे चलते हैं। यहाँ देखिए आपकी पूछा जा रहा है, इसे आप देखिए, पूछा जा रहा है कि गलत विकल्प कौन सा है बताइए। तो लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 का रिवॉल्ट होता है, विद्रोह होता है। एल्गिन प्रथम जो था उसके समय में वहाबी मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। भारत में जो स्टैटिस्टिकल सर्वे है उसकी स्थापना की जाती है और वो समय था लॉर्ड मेयो का। लॉर्ड लैंसडाउन के समय में कृषि और वाणिज्य विभाग की स्थापना ये होती है, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और कॉमर्स जो है उसको इस्टेब्लिश किया जाता है लैंसडाउन के समय में, ऐसा कहा जा रहा है। इसमें कोई गलत है, मतलब 3 स्टेटमेंट सही हैं, कोई एक गलत है इसमें से मिलान, वो आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। लैंसडाउन के समय में वो काम नहीं होता है। ये जो कृषि और वाणिज्य विभाग की स्थापना होती है ये वाला काम लॉर्ड मेयो के समय में होता है। तो इसमें से हम डी वाले ऑप्शन को चुनकर बाहर कर देते हैं जो कि गलत दिया है। इसके बाद 98 को देख लेते हैं। पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सही रहेगा। तो डूरंट कमीशन जो है गठित होता है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है, यूरोपीय सैनिकों के द्वारा व्हाइट म्यूटिनी होती है, श्वेत विद्रोह होता है, और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आता है, विडो मैरिज एक्ट। अब इनकी डेट अगर आपको मालूम है तो इसको व्यवस्थित करके बताइए, इसमें से कौन सा कोड हमें चुनना चाहिए। 98 डी वाले ऑप्शन को चुन लीजिए, उसी हिसाब से इसको हम अरेंज कर लेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं डी वाले क्रम के हिसाब से अगर देखें तो चौथी वाली घटना को पहले रखना पड़ेगा। डूरंट कमीशन की स्थापना होती है 1893 में, 1893 का समय। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है 1878 में, 1878 का समय है। श्वेत विद्रोह का तो आप जानते ही हैं 1859 का है, ठीक, अंग्रेज बड़े परेशान हो जाते हैं इससे। और 1856 में होता है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का आगमन। तो इसमें से हम इसी हिसाब से अरेंज करेंगे तो जो चौथा वाला डी वाला ऑप्शन है वो हमारा सही होता है। इसके बाद 99 को देखते हैं जिसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1851 में गठित रहनुमाई मजदयासन सभा का संस्थापक था। अब इसमें दादा भाई नौरोजी हैं, इसके अलावा JB वाचा है, SS बंगाली हैं और नौरोजी फुरदोनजी हैं। ये सारे नाम दिए हुए हैं, नीचे ऑप्शन दिया है, आपको इसमें क्रम से व्यवस्थित करना है। बताइए। तो 99 का जो राइट आंसर है वो इसमें डी हो जाना चाहिए क्योंकि ये सभी इसमें शामिल थे, ठीक है, इन सभी को आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो हम डी वाले ऑप्शन को चुन लेते हैं, ठीक है। ये सारे नाम जो है ये रहनुमाई मजदयासन से जुड़े हुए हैं, इसमें से आप किसी को भी अलग नहीं कर सकते। और रहनुमाई मजदयासन का काम क्या था? ये पारसियों के लिए एक धर्म सुधार संघ के तौर पे काम करता था, मतलब जितना भी रिलीजियस रिफॉर्म था उसको करना इसका उद्देश्य था। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, शतक हम पूरा करने जा रहे हैं। और यहाँ आप देखें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने कि 1870 यानी 1870 में कलकत्ता में एक भारतीय सुधार संघ को इस्टेब्लिश किया था, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन को इस्टेब्लिश किया था। तो इसमें आप देखें नाम दिया है देवेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन और MG रानाडे। बताइए। तो सी वाले ऑप्शन को चुन लेंगे। केशव चंद्र सेन के द्वारा ये स्थापित किया गया था, समय था 1870 और कलकत्ता में इसकी स्थापना होती है, इंडियन नेशनल एसोसिएशन। तो इसमें से हम किस ऑप्शन को चुनेंगे? सी वाले को। और यहीं पर यह मॉक समाप्त होता है, लेकिन ये श्रृंखला जारी रहेगी। इसमें इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।